आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। ये एक नया सीरीज है जो कि मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एंटेरिस एम्पायर को दिखाता है जो कि आग में जलते रहता है। और वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन और अलग अलग तरह के मॉन्स्टर जो रहते हैं वो पूरे एम्पायर को तहस नहस करते रहते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री के सोल्जर रहते हैं, उन लोग को भी वो जान से मार देते हैं। तभी हम लोग को फिर एक ओल्ड आदमी को दिखाया जाता है जो कि घोड़ा पे बैठे रहता है और बोलता है कि उन लोगों ने हमारा कम से कम मिलियन ऑफ मिलिट्री सोल्जर लोग को जान से मार दिया, वो डीमन। तभी उसके पीछे एक नाइट आता है, वो बोलता है कि सर 2 मिलियन लोग तो सिर्फ जान से मरे हैं, उसमें से बहुत सारे मैजिशियन थे और 3 लाख जो है वो इंजर्ड है अभी। और वहां पे और भी हम लोग को मिलिट्री और सोल्जर लोग को दिखाया जाता है जो कि बोलते रहता है अब जो डीमन किंग है इस बार पूरी तरह से मर जाएगा, वो हम लोग को पूरे दुनिया को अपने रंग में रंग दिया है और वो इविल डीमन जो है वो हम ही लोग के हीरो के हाथ मरेगा। और एक बंदा रहता है, वो धन्यवाद करते रहता है मैजिस्ट्री विजडम को। फिर हम लोग को हॉल ऑफ एप्सिस को दिखाया जाता है जो कि हार्ट ऑफ डिमोनिक पैलेस है। और फिर हम लोग को एक हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स रहता है। और वो डीमन किंग को बोलते रहता है कि अब कोई भी और तुम्हारा शैतान नहीं बचा और अब तुम्हारा भी समय आ गया है कि तुम भी अंधकार में चले जाओ। और उसके साथ 4-5 और भी हीरो रहते हैं। और फिर हम लोग को वो डीमन किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रिफिन हार्ट रहता है जो को इम्पेरर है एंट्रस एम्पायर का। तभी फिर हम लोग को एक स्वॉर्ड लिए बंदा रहता है जो कि स्वॉर्ड सेंट है साइरस। वो चिल्ला के बोलता है कि डीमन किंग, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे और ये जो अंधकार का जो राज है उसे पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तभी वो डीमन किंग बोलता है कि ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, मैं जो हूँ इस एम्पायर को खड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत किया और तुम लोग जो हो इसे डार्कनेस ऑफ एम्पायर बोल रहे हो और तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर भी सूरज उगता है। और तभी वहां पे मार्शल आर्ट किंग टेस्लॉन को दिखाया जाता है। वो चिल्ला के बोलता है कि यू डीमन, तुम यहाँ पे बहुत सारे अपने तरह और डीमन को ग्रो कर रहे हो, इससे तुम पूरे एम्पायर को तबाह कर दोगे और सारे लोग को डीमन बना दोगे। तभी वो डीमन किंग रहता है, वो मन में सोचता है कि डिमोनिक नेचर, ये मेरा घंटा, मैंने तो सिर्फ उन्हें ह्यूमन का टेक्सटिक्स बताया था। और मन में सोचता है कि मैंने तो सारे डीमन लोग को तो सिर्फ रहने का ढंग बताया था जिस तरह से ह्यूमन रहते हैं, और वो भी अपना रहने सहने का ढंग सीख चुके थे। और क्या ये गलत है? फिर वो डीमन किंग बोलता है क्या तुमने मेरे चारों सबॉर्डिनेट को पहले ही हरा दिया? तभी वहां पे जो स्वॉर्ड सेंट रहता है वो बोलता है कि वो डटी और मेरे तलवार का कोई मैच नहीं थे। तभी वो डीमन किंग एकदम गुस्सा में चिल्ला के बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि वो जो मेरे ब्रेव ग्रेट और थे वो तुम्हारे हाथों मर गए? और फिर वो मन में सोचता है कि यहाँ कुछ भी हो जाए, वो जो ऑर्क रहते हैं वो बारबेरियन की तरह लगते हैं और वो अपने जैसे स्पेसीज को कभी बिट्रे नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा इनोसेंट भी होते हैं। और वो हमेशा कमजोर लोग को प्रोटेक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट लोग से फाइट करते हैं। और इनकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मॉन्स्टर बुलाने की? और बगल में मन में सोचता है कि हाँ भले ही उन लोग जो है कभी भी धोते नहीं है, हमेशा गंदा रहते हैं, लेकिन फिर भी। तभी वो मार्शल आर्ट किंग टेस्लॉन जो रहता है वो बोलता है कि वो 4 हेवनली किंग थे और तुम्हें कैसे लगा कि वो इतने ज्यादा ताकतवर है कि हम चारों हीरो के खिलाफ वो खड़े भी हो सकते हैं? और तभी जो डीमन किंग रहता है वो मन में सोचता है क्या वो ग्रूट भी मर गया? और वो मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो ट्रोल्स हैं वो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी लगते हैं, लेकिन वो इतना हार्श भी नहीं है। और एकदम रोते रहता है। और वो लोग बस नेचर लवर रहते हैं, वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी को फोकस करते हैं। और तभी हम लोग को सेंटेस एलिन को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि जो एविल ड्राफ हैं वो लोग हमेशा वर्शिप करते हैं अंधेरे के देवता को, उनको भी जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। तभी वो डीमन किंग अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि क्या वो मैकलीन भी मर गई? और मन में सोचता है कि ये कब से हो गया कि जो ड्रॉफ है वो लोग जो बोला जाता है गॉड ऑफ डार्क, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं। और वो सोचते हैं कि जितने भी गॉड हैं 12 गॉड छोड़ा के वो सारे लोग एविल हैं। फिर हम लोग को मेज ऑफ लाइट को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि जो वो एल्फ है हम लोग उसे भी डार्कनेस में भेज दिए हैं, वो हमारे मैजिक का कोई मैच नहीं थी। तभी वो डीमन की एकदम गुस्सा में चिल्ला के बोलता है क्या तुमने सबको मार दिया? अब तुम सब भी यहाँ मरोगे और तुमने अब अपना असली रंग दिखा दिया। तभी वो मार्शल आर्ट किंग बोलता है कि वो जो डार्क एल्फ थी वो भी डीमन के साइड थी, इसलिए हम लोग ने उसे दया भी नहीं दिखाया। तभी वो डीमन किंग अपने सर पे हाथ रख के बोलता है कि वो डार्क एल्फ जो थी भले ही तुम्हारे से ज्यादा काली थी, लेकिन उसका दिल डार्क नहीं था। और तुमने तो उसका पूरा पेड़ ही काट दिया था जहां वो रहती थी, इसलिए तो वो बैरन लैंड में जाकर शिफ्ट हो गई।
इसी वजह से उसका स्किन भी काला हो गया। और तुम लोग जो है सिर्फ उसके कलर के आधार पे उसे ट्रीट कर रहे थे। और ये सब बोलते हुए अपना पूरा ऑरा रिलीज करने लगता है डीमन किंग। और सब हीरो लोग भी अपना पावर जनरेट करने लगते हैं। और वो स्वॉर्ड सेंट बोलता है कि मैं इसे अपने तलवार से ही मार दूंगा। तभी वो डीमन किंग एकदम गुस्सा से दांत पीसते हुए बोलता है कि तुम लोग मुझे सुन नहीं रहे हो, और कौन उनकी मौत का बदला चुकाएगा। तभी वो स्वॉर्ड सेंट बोलता है कि तुम कितने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो डीमन किंग। तुम्हारे ही वजह से उन लोग जो है वो डार्क साइड को चूज कर लिया। अगर तुम अपना डार्क एविल ऑरा उन लोग को नहीं दिखाते तो वो हमेशा नॉर्मल लाइफ जीते। तभी वो डीमन किंग अपना एकदम पावर पूरी तरह से रिलीज करने लगता है। और वो स्वॉर्ड सेंट भी एकदम अपना तलवार लेके उसके तरफ अटैक करने के लिए दौड़ जाता है। तभी वो डीमन किंग अपना पूरा पावर रिलीज कर देता है और सारा चीज को तहस नहस सारा चीज को तोड़ने लगता है। और बोलता है कि अब लो, देखो मेरा ताकत को। और मन में बोलता है कि मैं जो हूँ सिर्फ एक नॉर्मल मैजिशियन था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैजिक को जानता था। और फिर वो अपना मैजिक यूज करने लगता है। और बोलता है कि ह्यूमन लोग जो है कभी भी अपना स्पेसिस को छोड़ के किसी भी स्पेसिस को इक्वल ट्रीट नहीं करते थे। एल्फ लोग जो है उन लोग को वो सर्वेंट बनाकर हमेशा रखते थे, जो कि उन लोग का हमेशा लॉन्ग लाइफ रहता है। और ड्रॉफ लोग को वो हमेशा स्लेव बना के रखते थे, जो कि माइन में काम करता है। और ऑर्क लोग को वो मेंटल वर्क के काम में रखते थे। और ट्रॉल्स लोग को वो हीलिंग पोर्शन बनाने के काम में रखते थे। और सारे ह्यूमंस मिलके वो सबको सिर्फ स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। और उन्हें इतने सालों से स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि वो लोग ने अपना कल्चर को भी भुला दिया कि वो किस तरह से जिंदगी अपना जीते थे। और मैं ही था जो उनका बारे में जानता था और उनके कल्चर को भी जानता था। उन्हें ही सब कुछ फिर दोबारा मैंने सिखाया। और मैं जो था वो मैजिक एल्फ से सीखा था, और सॉर्सरी जो था वो ट्रॉल से सीखा था। और उन सब के वजह से ही मैं जो हूँ अस्टेन सर्किल का मेज बन चुका हूँ, इतिहास में सबसे पहला। ये सब सोचते हुए और बोलते हुए अपना पूरा पावर को वो यूज करने लगता है। और बोलता है कि फिर मैंने ही उन लोग को अपने साथ मिला के उन लोग को स्लेवरी से आजाद करवाया और रेस्क्यू किया। और सारे ह्यूमन को ट्रिक करके उन लोग के लिए ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया। और तुम सारे ह्यूमन ने नाइट भेजा हम लोग को रेड करने के लिए। इसके वजह से हम लोग हर बार एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे, और तुम लोग हर बार हम लोग को चीज आकर डिस्ट्रॉय करते थे, लूट लेते थे। और इसी तरह फिर हम लोग ने भी फाइट बैक किया और उसके बाद सारा लैंड को ले लिया और फिर अपना सिटी बिल्ड किया। और वो उसी तरफ बढ़ते गया जब तक वो एंट्रस एम्पायर नहीं बन गया। और मैं सोचता था कि ह्यूमन जो है अब हम लोग को कभी भी अपने लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उन लोग के साथ हमेशा अच्छा रिलेशनशिप बनाऊंगा। लेकिन ये होगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और दिखाया जाता है कि सारे एल्फ ट्रॉल्स और सब कोई मरे रहते हैं। खंडर बना रहता है उसका पूरा शहर। और फिर वो डीमन किंग पूरी तरह से गुस्सा में आके बोलता है कि मैं अपना एम्पायर को बचा नहीं सका, लेकिन मैं अब अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। फिर वो अपना अटैक को चार्ज करके हीरो लोग की तरफ फेंक देता है। और वो जो स्वॉर्ड सेंट रहता है उसको इतना ज्यादा गहरा चोट लगता है कि वो एकदम दूर फेंकाता है। तभी वो डीमन किंग बोलता है कि भले ही लोग तुम्हें बिल्कुल एकदम हीरो माने, जो कि तुम स्वॉर्ड यूज कर रहे हो मैजिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा मेरे सामने कोई भी मैच नहीं है। तभी वो मार्शल आर्ट किंग बोलता है कि एलेक्स। तभी वो डीमन किंग मन में सोचता है कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन सचमुच में ये लोग स्ट्रॉन्ग नहीं है। और हीरोज लोग जो हैं वो सिर्फ स्टोरीज में सरवाइव करते हैं लास्ट तक, लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल नहीं। और फिर डीमन किंग मार्शल आर्ट किंग टेस्लोन की तरफ देख के बोलता है कि बस अब यही एक बच गया, जो कि आदमी जाना जाता है अपने ताकतवर फिजिक के कारण। और मार्शल आर्ट किंग भी अपना बॉडी को पूरा दम एनर्जी रिलीज करने लगता है। और वो डीमन किंग मन में सोचता है कि और सबको डिफीट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन ये जो है ये ज्यादा डिफरेंट है। तभी वो मार्शल आर्ट किंगडम अटैक करने के लिए डीमन किंग की तरफ दौड़ने लगता है। तभी वो डीमन किंग एकदम दूर उछल जाता है और मन में सोचता है क्या ये इतना जल्दी यहाँ आ गया। तभी वो टेस्लोन जो रहता है वो दोबारा अटैक करने के लिए दौड़ता है और डीमन किंग दोबारा फिर से पीछे उछल के चला जाता है। वो मार्शल आर्ट किंग दोबारा एकदम उड़ के अटैक करता है डीमन किंग पे, तो डीमन किंग भी अपना अटैक को रेडी करके उस पर अटैक करता है। और मार्शल आर्ट किंग चिल्लाता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म डीमन किंग। जो मार्शल आर्ट किंग रहता है वो अपना हैंड से अटैक करता है सीधे डीमन किंग के हेड पे। इसके वजह से डीमन किंग का एकदम पूरा मुंह पिचक जाता है और मुंह से खून आ जाता है। और मार्शल आर्ट किंग भी डर जाता है, बोलता है क्या तुमने इसे ब्लॉक भी नहीं किया, मुझे लगा कि तुम इसे ब्लॉक कर लोगे मैजिक से। ये तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता था डीमन किंग से। तभी वो डीमन किंग एकदम मन में सोचता है मुंह बनाते हुए कि डैम इट, मेरा
रीढ़ का हड्डी भी टूट गया, लगता है मैं इसी तरह मर जाऊंगा। और मैंने सोचा कि अब मुझे इसे जरूर मारना होगा, लेकिन मुझे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है इसके सिवाय। तभी मार्शल आर्ट किंग उसके तरफ बढ़ने लगता है, और वो डीमन किंग बोलता है कि हाँ हाँ तुम जीत गए, बहुत अच्छे। और वो मार्शल आर्ट किंग बोलता है कि अब मुझे लगता है कि पूरी तरह से डिमोनिक कल से सब कोई फ्री हो जाएंगे। तभी वो जो डीमन किंग रहता है मन में सोचता है कि मैं गिव अप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और तुम चाहते हो कि ये डिमोनिक एम्पायर को तुम बिल्कुल फ्री कर दोगे और फिर से उन सबको स्लेव बना दोगे, यही तुम्हारा नेचुरल फेट है। और मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल पागलपंती है। फिर वो अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट निकाल लेता है और बोलता है कि ये जो है आई ऑफ स्पेस एंड टाइम है, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ तक जो 10 सर्किल के भी मेज होंगे और उससे ऊपर इसे तोड़ भी नहीं पाएंगे। तभी वो मार्शल आर्ट किंग एकदम चिल्ला के बोलता है कि क्या तुम करना चाहते हो। तभी वो डीमन किंग बोलता है कि ये जो है टाइम एंड स्पेस का रिग्रेशन स्पेल है, और बोलता है कि मैं इस स्पेल के मदद से समय में पीछे जाऊंगा और सारे चीज को सही कर दूंगा। और फिर वो उस आर्टिफैक्ट को यूज कर लेता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन मैं एक चांस जरूर लेना चाहता हूँ। वो एकदम पूरा चिल्लाते रहता है दर्द से, और बोलता है कि मार्शल किंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रोक दो मुझे। तभी वो मार्शल किंग एकदम चिल्ला के बोलता है कि यू डीमन किंग, उस पर अटैक करने के लिए एकदम उछल जाता है। तभी वो डीमन किंग भी अपना अटैक को रेडी कर लेता है, बोलता है कि मैं इतने आसानी से नहीं मरूंगा, मैं इस तरह तो बिल्कुल नहीं मरूंगा। और वो दोनों का अटैक एकदम टकरा जाता है, और वो मार्शल किंग का अटैक जो रहता है सीधे उसके आर्टिफैक्ट के पास जाता है, और एकदम जोरदार ब्लास्ट होता है। और उसके बाद फिर हम लोग को जंगल का सीन दिखाया जाता है, वहां घर रहता है, चिड़िया चहचहाते रहती है, और एक लड़का अपना आँख खोलता है, बोलता है कि ये साउंड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? ओ शिट, क्या मैं सच में सक्सीड कर गया? वो स्पेल सच में काम किया, मुझे उम्मीद नहीं था। मैं बिल्कुल जीनियस हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो अच्छा से काम नहीं करेगा। और तभी वो उठते हुए मन सोचता है, लेकिन मैं हूँ कहाँ? मुझे लगता है कि मैं अपने पास्ट के किसी भी समय में आ गया हूँ, लेकिन मुझे तो याद नहीं है ऐसा कोई मेरा पास्ट। और मैं अभी कितने साल का हूँगा? फिर उठकर वो अपने बॉडी को चेक करने लगता है और बोलता है कि मेरा फिजिक देख के तो दुनिया के आधे मर्द रोने लगेंगे। तभी वो आईना में अपने आप को देखता है तो बोलता है कि लेकिन तुम कौन हो? तो बोलता है कि अरे ये क्या हुआ, मेरा बॉडी में इतना सारा मसल्स कहाँ से आ गया, मैं तो ऐसा नहीं दिखता था। और एक मेज को जो है वो अपने मैजिशियन में उसे स्किल होना चाहिए, सिक्स पैक नहीं बनाना चाहिए। और मन में सोचता है कि अरे मैं जब जवान था तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह दिखता था, मेरे अगल बगल तो बहुत सारे सुंदर सुंदर कन्याएं रहती थी, और सब कोई मुझे पाने के लिए एकदम रोते रहती थी। और क्या हो गया मेरे शकल के साथ? क्या हो गया मेरे साथ? क्या मेरा टाइम एंड स्पेल रिग्रेशन फेल हो गया? क्या मैं किसी और के बॉडी में घुस गया? इसका मतलब कि मैं पास्ट में नहीं आया हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अभी प्रेजेंट में हूँ और किसी और के बॉडी के साथ स्विच कर गया हूँ। फिर वो अपना आईब्रो को ध्यान से आईना में देख के बोलता है कि ये थिक ब्राउन आईब्रो, और ये स्टर्न बॉर्न माउथ, और ये टेंजेंशियल लुकिंग आईज, तो अगर मेरे थोबड़े में दाढ़ी आ जाए। फिर उसको अचानक से याद आता है तो मैं तो बिल्कुल वो मार्शल किंग की तरह दिखूंगा। और बोलता है क्या मैं वो टेस्लॉन के बॉडी में आ गया हूँ? तभी बाहर से आवाज आता है टेस्लॉन। और उसके रूम में एक और आदमी आता है, पूरा एकदम हट्टा कट्टा बॉडी बनाया हुआ, बोलता है कि सूरज बिल्कुल आसमान में उग गया है, तुम क्या कर रहे हो, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हो? तभी वो टेस्लॉन एकदम डर जाता है उसको देख के। तभी वो बॉडी वाला आदमी बोलता है कि चलो हम लोग दूसरा दिन को और भी ज्यादा इंजॉयमेंट बना देते हैं। तभी वो टेस्लॉन जो रहता है एकदम डर से बोलता है लेकिन आप हो कौन? और मन में सोचता है कि ये बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह देखने से लग रहा है। तभी वो बॉडी बिल्डर आदमी बोलता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। तभी वो टेस्लॉन बोलता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? तभी वो बॉडी बिल्डर वाला आदमी बोलता है कि यू टेस्लॉन, तुम इस बहाने को और कितने बार बनाओगे? तुमने ऐसा बहाना बहुत बार बनाया है एक्सरसाइज से छुटकारा पाने के लिए, अब तुम्हारा इस तरह का एक्सक्यूज ज्यादा काम नहीं करेगा। और उसको सर से पकड़ के एकदम खींचने लगता है, बोलता है कि चलो ट्रेनिंग एरिया में। तो वो टेस्लॉन चिल्लाते रह जाता है कि वेट वेट, क्या ट्रेनिंग? और मन में सोचता है कि इस सिचुएशन को देख के लग रहा है कि ये जो है वो टेस्लॉन का टीचर है, ये जरूर अपने टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होगा। तो फिर हम लोग को बॉडी बिल्डर के बारे में बताया जाता है जो कि वो है फॉर्मर मार्शल किंग ग्रेट कॉर्न फोर्टेस। उसके बाद फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि टेस्लॉन को रस्सी से बांधा रहता है पूरा पेड़ में, तो वो बिल्कुल चिल्लाता रहता है कि एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। तभी वो बॉडी बिल्डर उसके मुंह में पट्टी बांध देता है, बोलता है कि चुप रहो, तुम आज बहुत ज्यादा बोल रहे हो।
फिर वो बहुत सारा बांस का डंडा उठाता है, बोलता है कि चलो आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और वो टेस्लॉन का एकदम हालत खराब होता रहता है। और फिर उसका टीचर एकदम एक डंडा मारता है उसके पेट पे, और उसका एकदम प्राण छूट जाता है। और एकदम वो रोने लगता है, बोलता है कि व्हाट द हेल, क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो टेस्लॉन का जो टीचर रहता है वो एकदम ढेर सारा अटैक उस पर करने लगता है। वो एकदम अपना शकल रोते हुए बनाते हुए सोचता है क्या मैं इसी तरह मर जाऊंगा। तभी उसका टीचर मन में सोचता है कि ओ, आज इसका हाथ और पैर बिल्कुल अलग लग रहा है, ज्यादा सॉफ्ट लग रहा है पहले से। क्या इसे सच में एनिमेसिया हो गया है? ये सब सोचते रहता है और इसको एकदम मारते रहता है। और मन में सोचता है क्या मार्शल क्लैंग का जिम जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और उसको मारते हुए सोचता है कि जो हम लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इससे तो आज तक किसी का भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने की वजह से भले ही थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस हो जाता था। वो मेरे साथ भी होता था। और फिर हंसते हुए मन में सोचता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसका इलाज भी है मेरे पास। और फिर उसको और मारने लगता है, बोलता है कि इसका इलाज सिंपल सा, सिर्फ तुम्हें पीटना है, इससे तुम और जल्दी अच्छे हो जाओगे। भाई उसका एकदम हालत खराब रहता है, एकदम आंख से आंसू बहते रहता है, एकदम चिल्लाते रहता है, प्लीज प्लीज समवन सेव मी। तभी उसका टीचर एकदम चिल्ला के बोलते रहता है कि टेस्लॉन, क्या तुम जानते हो कि सारे ह्यूमन लोग वीक होते हैं, इसलिए वो हथियार का मदद लेते हैं और अपने बॉडी को स्ट्रांग नहीं करते हैं। तभी टेस्लॉन मन में सोचता है कि इस वे, क्या तुम सारे ह्यूमन लोग को स्टूपिड कर रहे हो क्योंकि वो टूल्स यूज करते हैं? और उसका टीचर एकदम चिल्ला के बोलता है कि ये सिर्फ अपना एक्सक्यूज देते हैं और ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि लोग अपने वीकनेस को ओवरकम नहीं करते हैं। और मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा ट्रेन करना चाहिए अपना वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। और टेस्लॉन जो है एकदम रोते हुए मन में सोचता है कि ये बिल्कुल पहली बार है जो मैं अपनी जिंदगी में इतना स्टूपिड लॉजिक को सुना हूँ। तभी उसका टीचर एकदम दोनों हाथ में डंडा लेके तोड़ के बोलता है कि ह्यूमन जो है बिल्कुल एकदम स्टील की तरह है, जितना ज्यादा उन्हें पीटेंगे वो उतना ज्यादा मजबूत बनेंगे, बिल्कुल स्टील की तरह। भाई, हम लोग आपसे अपना मेन कैरेक्टर को एमसी बोलेंगे। तभी एमसी जो है मन में सोचता है कि कैसे ह्यूमन जो है सेम हो सकते हैं स्टील की तरह, ये बिल्कुल पागल है। और फिर उसका टीचर बोलता है कि ट्रस्ट करो, मैंने तुम्हें चूज किया है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। तुम्हारे पास जो फिजिक है उसका कोई लिमिट्स नहीं है, तुम बिल्कुल स्टील के बन जाओगे। और दूसरा डंडा उठा लेता है। भाई एमसी का एकदम जान प्राण छूटा हुआ। फिर उसका टीचर मुंह बनाते हुए बोलता है कि टेस्लॉन, हर एक बंदा जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकता ट्रेनिंग से। उसी तरह जिस तरह हाई स्टील आयरन जो है वो स्टील बन जाता है, इसी तरह कुछ ही व्यक्ति है जो स्टील सा फिजिक ले सकते हैं। और फिर एक डंडा उसके मुंह पे मारता है, बोलता है कि मैं तुम्हें पक्का उस तरह का फिजिक दिलवा दूंगा। और फिर उसको पूरा मारता रहता है, बोलता है कि सोचो, समुद्र के बारे में सोचो, नदी के बारे में सोचो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारे अंदर का जो समुद्र है उसे तुम बाहर निकालो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम रोते हुए मन में सोचा कि क्या ये पागलपंती क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। द सी द ओशियन, और मन में वो एकदम अपना एल्फ का जो लड़की रहती है उसका याद करते रहता है। उसी तरह याद करते हुए एकदम वो बेहोश हो जाता है। और फिर शाम हो जाता है। तो उसका टीचर बोलता है कि आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम जाओ जाकर रेस्ट करो। और एमसी का आत्मा उसके मुंह से निकल जाता है। और मन में सोचता है कि आज मैं मरा नहीं, इतना पिटाने के बाद भी। और फिर वो बैठ के बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्यादा टफ बनने के लिए, थैंक यू सो मच। और फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है। और एमसी जो है एक बाथ में नहाते रहता है और मन में सोचता है क्या ये हीलिंग पोर्शन को यूज कर रहा है, जिसका कॉस्ट जो रहता है वो 10 सिल्वर कॉइन रहता है। और इस बाथ टब में पूरी तरह से सिर्फ हीलिंग पोर्शन ही भरा हुआ है। वो एकदम मन से चौंकते रहता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने सुना है जो रानी महारानी जो नहाती है वो दूध से नहाती है अपना स्किन को एकदम बिल्कुल सुंदर बनाने के लिए, लेकिन उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और फिर वो बोलता है कि क्या है ये मेडिसिनल बात। तभी उसका टीचर बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जब स्टील को गर्म करके पीटा जाता है तो उसे ठंडा भी किया जाता है। तभी जो है हमारा एमसी मन में सोचता है कि इस तरह का ट्रेनिंग करके अपना मसल्स और स्केलेटल दोनों को तोड़ दो बिल्कुल, जब तक मौत नहीं आ जाए, और उसके बाद फिर उसे रिकवर करा दो हीलिंग पोर्शन अपने मानस से। इससे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब इसका जो ट्रेनिंग मेथड है वो बिल्कुल पागल है, बिल्कुल इंसेन है। और फिर वो उसका पुराना टेस्लॉन का बॉडी को याद करने लगता है और मन में सोचता है कि मैं उसे पर्सनली जानता हूँ और देखा हूँ कि उसका बॉडी कितना ज्यादा स्ट्रांग था। बाप रे, वो इतना ज्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजरा होगा। फिर वो अपना मुड़ी एकदम बाथ टब में डुबाने लगता है और मन में सोचता है कि ओह, क्या मुझे भी इस सब को झेलना होगा। और फिर मन में सोचता है लेकिन अभी मेरे साथ क्या हो रहा होगा, जो कि मेरा रियल बॉडी है, क्या वो भी पास्ट में आया होगा? तो क्या हम दोनों का सोल एक सेम टाइम एंड स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है? तो अगर इस तरह का हो सकता है तो मैं अब
दो तरह का हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। पहला, जो कि फ्यूचर से जो मैजिशियन आया है, जो कि मैं टेल्सन के बॉडी में, और दूसरा वो खुद। और नहीं तो हो सकता है कि जो यंग टेस्लॉन जो है, जिसका ओरिजिनल बॉडी है, उसके अंदर जो है टेस्लॉन का सोल घुस गया हो। और गाइस प्लीज मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए और बताइए कि ये सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी नहीं। और जो लोग भी मेरे और वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर देखिए। मैं एक सीरीज को पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ और दूसरा सीरीज ऑन द वे है। उसके बाद फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो एमसी का टीचर रहता है उसको ढेर सारा मीट ला कर दे देता है, बोलता है कि लो इसे खत्म करो। बट एमसी मन में सोचता है कि इतना सारा कौन खाता है। तभी उसका टीचर बोलता है कि जब कोई भी इंसान ज्यादा वर्कआउट करता है तो उसे ज्यादा न्यूट्रिशन भी खाना चाहिए। और फिर एमसी बैठ कर खाने लगता है। उसके बाद फिर बोलता है कि चलो अब डाइजेशन के लिए थोड़ा सा हम लोग जॉगिंग कर लें। उसको पहाड़ दौड़ाते रहता है। उसके बाद फिर उसको पुशअप करवाता है तो बोलता है क्या तुम थक गए, तो चलो हम लोग कल मॉर्निंग वाला ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हैं। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अभी कहाँ थका हूँ। तो फिर वो ट्रेनिंग करना शुरू करने लगता है। कभी मुंह में डंबल लेकर पुशअप करता है, कभी पुलअप करता है, यही सब करते रहता है। उसके बाद फिर वो एकदम थक कर बेड पे जाकर सोता है और उसका शकल एकदम चूसे हुए आम की तरह लगने लगता है। और मन में सोचता है क्यों मैं इस बॉडी में रिकारनेट हुआ। उसके बाद वो एक कोना पकड़ के बच्चा की तरह अंगूठा चूसते हुए मन में सोचता है कि मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य लगता है कि इसके आगे हम लोग का क्या होगा। और एक मन उसका करता रहता है कि भाग जाओ, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और फिर मन में सोचता है कि यदि अगर मैं जैसे पहले जिंदगी में था उसी तरह इस जिंदगी में भी रहूं तो इसका क्या, और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा जब हम दोनों का सोल आमने सामने आएगा तो। और मन में बोलता है कि हर एक आत्मा का अलग कार्य निर्धारित है इस दुनिया का बैलेंस बनाने के लिए। और यदि आप अनलकी हैं तो आपका जो आत्मा है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और मन में सोचता है कि जो टीनेजर रेफिन हार्ट था वो 10 साल बाद जादूगर के रूप में सक्रिय नहीं हुआ था। और वह शायद अपना पूरा दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई में बिताता होगा। और वो डेल्फिया मैजिक टावर में केवल दिन रात किताब ही पढ़ता होगा, इसलिए मैं उससे कभी भी नहीं टकराऊंगा। और अगर क्या होगा टिल्सन ने मेरे शरीर पे नियंत्रण कर लिया तो वो पक्का है वो मेरे पीछे आएगा। और वो टिल्सन का जो पावर है वो जिम करने से आता है उसके बॉडी में। और वह मेरे कमजोर शरीर के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है जब तक वह 10th मैजिक शक्ति को एक्टिवेट नहीं कर लेता है। और वैसे भी अनब्रेकेबल बॉडी प्राप्त करने के लिए जिम टीचर का जरूरत है, वो अकेले भी कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, मुझे लगता है वो टिल्सन जिस स्थिति में है उस स्थिति में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। उसके बाद फिर वो चुपके से बाहर निकल जाता है, बोलता है कि छोड़ो, मेरा अभी सबसे पहला काम है यहाँ से भागना इस जेल से। फिर वो गेट के उधर उधर देखता है और फिर एकदम तेजी से भागने लगता है। और एकदम तेजी से भागते रहता है, बोलता है कि मैं बस भागूंगा चाहे आज रात कुछ भी हो जाए। और तभी वो भागते भागते सामने देखता है तो उसका टीचर सामने ही पत्थर पे बैठा रहता है और बोलता है कि डिसाइबल कहाँ जा रहे हो तुम। तभी वो एकदम डर जाता है, बोलता है कि "ई!" और मन में सोचता है कि ये जो मॉन्स्टर लाइक ओल्ड मैन यहाँ कब पहुंच गया। और फिर टीचर जो है उसको बोलता है कि तुम 2 महीने से बहुत शांत थे, ऐसे तो तुम हर बार भाग जाते थे, ये तुम्हारा 9वां बार है, आगे चल के तुम जरूर इसको 10वां बार कर दोगे। उसके बाद वो बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा नाम जो है वो टेल्सन नहीं है, मैं एक ग्रिफिन हार्ट हूँ, एक जादूगर। उसके बाद उसका टीचर बोलता है कि ओ इस बार तुम्हारा ये स्टोरी है। तभी एमसी बोलता है क्या। तब उसका टीचर बोलता है कि लास्ट टाइम तुम मुझे कह रहे थे कि तुम जो हो दूसरे दुनिया से आए हो, तो तुम बहुत सारे ड्रैगन और भगवान से मिले हो। तभी वो एकदम टेंशन में आ जाता, बोलता है कि हूँ। और फिर उसका टीचर बोलता है और उससे पहले तुमने कहा था कि तुम ईस्टर कॉन्टिनेंट से आए हो, हवान एम्पायर, और उस प्लेस को मूरिम वर्ल्ड कहते थे। और वहां के तुम एक एक्टिव मास्टर थे और फिर इस लाइफ में तुम रिकार्डिनेट हुए हो, इसी तरह का तुम कुछ कहते थे। फिर उसका सर पे हाथ फेरने लगता है, बोलता है कि लेकिन इस बार जो है तुम मुझे थोड़ा कन्विंस कर ले रहे थे, तो अब बहुत हो गया, जाओ जाकर सो जाओ। और फिर उसको बाल से पकड़ के खींच के ले जाने लगता है। और एमसी मन में सोचता है कि ये बूढ़ा, और मैं इस बार फेल हो गया हूँ लेकिन अगली बार मैं जरूर सक्सीड कर जाऊंगा बाहर निकलने में। तो उसको एकदम दर्द देते रहता है। और मन में सोचता है कि इस बार मैं जेल तोड़ने भले ही फेल हो गया हूँ लेकिन मैं इसे याद रखूंगा। और मुझे नहीं लगता है कि मैं जिंदगी भर के लिए यहीं बंद रहूंगा। और उसी तरह एमसी बहुत सारा तरीका भागने का देखते रहता है और वो हर बार पकड़ाते जाता है, कभी झाड़ी में छुपता है, कभी पानी में डूबता है। और वो फिर लास्ट में हार मान जाता है, बोलता है कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। अपने घुटने पे आके अपने टीचर के सामने बैठ जाता है। उसके बाद उसका टीचर बोलता है कि जिम अनब्रेकेबल बनने में 130 साल में बहुत सारे डिसाइबल हैं, बहुत सारे तरीका निकालते थे यहाँ से भागने का। किसी न किसी तरह से वो भाग जाए बीमार पड़ के या कुछ न कुछ करके। और वो फिर भी नहीं भाग पाते थे। और फिर एमसी एकदम रोते रोते मन में सोचता है कि यदि अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊंगा
तो ये जो है मुझे अंतिम छोर तक खोज लेगा। इससे ज्यादा अच्छा हुआ कि मैं इससे परमिशन लेके ही माउंटेन के नीचे जाऊं। और उसका टीचर एकदम जोर जोर से हंसते रहता है। उसके बाद एमसी बोलता है कि मैं इसी तरह इस जेल में बंद रहा, हंसते हंसते प्यार से। वो दिखाया जाता है उसको पूरा ट्रेनिंग करते हुए, पूरा अलग अलग चीज से उसको मारते रहता है उसका टीचर। और इसी तरह 2 साल बीत जाता है। और इसका टीचर बोलता है कि 2 साल बाद तुम अपने ऑरा को अवेक कर लिए। और टेल्सन अपना पूरा बॉडी को अपना ऑरा से ढक कर अपना पावर को फील करते रहता है। और एमसी अपना ताकत को फील करते हुए मन में सोचता है कि मैंने सुना है वो साइरस जो स्वॉर्ड सेंट है, वो भी अपना जो ऑरा है वो 20 साल के बाद जनरेट किया था। और मुझे लगता है कि मैं जो हूँ अपने 20 साल के अंदर ही मैं इस ऑरा को जनरेट कर लिया। वो खुश होते रहता है। तभी उसका टीचर भी हंसता है, बोलता है कि हे, तुम इतना सॉफ्ट क्यों हो? अगर तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करते रहोगे जिम अनब्रेकेबल को, तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह का चीज हर समय होते रहेगा। और फिर दोबारा अपना हाथ में एकदम डंडा लेके कांटा वाला बोलता है कि अब बारी आ गया तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ट्रेन करने का। इससे तुम्हारा इच्छा शक्ति भी ज्यादा ताकतवर बनेगा और इससे तुम अपना ऑरा को बहुत देर तक मैनिफेस्ट कर सकोगे। और ये तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देगा। उसके बाद वो डंडा फेंक देता है, बोलता है कि नहीं, चलो कुछ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तब एमसी बोलता है कि क्या अब हम लोग कुछ नॉर्मल मार्शल आर्ट सीखेंगे? और मन में सोचता है कि चलो अब मैं किसी न किसी तरह से इस पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगा। और एमसी बोलता है कि अब हम लोग क्या ट्रेनिंग करेंगे मास्टर? तभी वो टीचर एकदम हंसने लगता है, अपना मुट्ठी बांध के पंच बना लेता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ अब स्पायरिंग करोगे। तभी एमसी का एकदम मुंह बन जाता है। और दिखाया जाता है कि वो सिर्फ चिल्लाते रहता है कि आ। और फिर हम लोग को राइटर बताता है कि इसी तरह 3 साल भी पास कर गए। और फिर हम लोग को वैली किंगडम साउथर्न रीजन को दिखाया जाता है। और वहां पे झरना के नीचे टेल्सन जो रहता है वो ट्रेनिंग करते रहता है। और अपना मुट्ठी में ताकत जनरेट करके बोलता है कैलामिटी हॉर्न। और फिर एकदम कस कर एक पंच मारता है वो पहाड़ पे। और बोलता है कि मैं तीसरी बार अपना लिमिट को सरपास कर दिया। और फिर मन में सोचता है अपना पंच देख के, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा मेहनत मेहनत करना पड़ेगा इस पे, कैलामिटी हॉर्न पे। और फिर हम लोग को कैलामिटी हॉर्न उसके बारे में बताया जाता है कि अपना फुल बॉडी का स्ट्रेंथ अपने सिंगल पंच में लाकर स्ट्रॉन्ग पंच किया जाता है, जिससे कि पूरा एकदम कैलामिटी आ जाता है। पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाता है, इसलिए उसको कैलामिटी हॉर्न बोलते हैं। वो दिखाया जाता है कि वो जहाँ पे पंच करता है वो पूरा चट्टान जो रहता है वो टूट जाता है। और एमसी मन में सोचता है कि मुझे और अपने आप को पॉलिश करना होगा और फोर्थ सुपर पोजीशन में पहुंचना होगा। और कैलामिटी हॉर्न का जो फाइनल स्टेज है उसमें 9 सर्किल बनता है, जिसमें इतना ताकतवर होता है कि वो गॉड को भी मार सकता है। और मुझे जहां तक याद है वो टेल्सन जो था उसका सिर्फ 7 लिमिट था। और हम लोग के जो मास्टर है उनका सिर्फ 8 लिमिट है। और फिर उसी पहाड़ से वो नीचे देखने लगता है और बोलता है कि मास्टर ने बोला है कि अगर मुझे इस पहाड़ से नीचे उतरना है तो एटलीस्ट मुझे फोर्थ स्टेज तक जरूर पहुंचना है। और मन में बोलता है कि इस बार जो है मास्टर जो है विलेज में गए हैं और बहुत दिन बाद, हो सकता है ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और वो खूब पिएंगे आने से पहले। अगर यही अतीत में अगर ऐसा चांस मुझे मिलता तो मैं पक्का भाग जाता। लेकिन मैं इस समय अपना स्टेमिना ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। अपना मुट्ठी की तरफ देखने लगता है। और फिर वो अपना पावर जनरेट करने लगता है। और मन में सोचता है कि एक पावर को एक जगह कंसंट्रेट करके बिल्कुल बुलेट की तरह थ्रो करो अपने एनिमी पे। और वो थ्रो कर देता है एक पेड़ पे और बोलता है कि ये है एरो बुलेट। और तभी दिखाया जाता है कि वो पेड़ पे कुछ नहीं होता, बस छोटा सा स्क्रैच होता है। फिर वो अपना माथा खुजलाने लगता है, बोलता है कि वो लगता है मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मुझे जो है वो बहुत सारा मैजिक का जो नॉलेज है मुझे अभी तक याद है, लेकिन मैं इसे कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास माना बिल्डिंग नहीं है। और इस पत्थर का जो शरीर है टेल्सन का, इसके पास वैसा एबिलिटी भी नहीं है। तो क्या मैं मेज बन भी पाऊंगा? तभी उसको अचानक कुछ फील होता है, वो बोलता है कि कौन है वहां? और ये जो एनर्जी मुझे फील हुआ ये तो ह्यूमन का नहीं है। तभी वहां पे एक ऑर्क आ जाता है तलवार लिए। वो बोलता है कि वो ये तो ऑर्क है। तभी वो ऑर्क बोलता है कि तुम इंसान, तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मुझे देख नहीं रहे हो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी एमसी सोचता है कि अरे, ये देखने से तो ऑर्क लग रहा है। और इसके साइज से देखने से लग रहा है कि ये पक्का 3 या 4 साल का होगा। और इसे देखने से लग रहा है कि ये कहीं से भाग कर आ रहा है। क्या ये अपना अरीना छोड़ कर आया है? तभी वो और थोड़ा थका भी रहता है। वो बोलता है कि ह्यूमन, तुम इस तरह प्रिटेंड करो कि तुम मुझे देख नहीं रहे हो और मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और फिर एमसी मन में सोचता है कि ओ, इसलिए वह मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं उसके प्रति कोई खतरा नहीं हूँ। सचमुच यह एक गौरवशाली जाति है जो ऐसे स्थिति में भी यह किसी को मारना नहीं चाहता है। अभी एमसी उससे बोलता है कि हे यंग, और क्या तुम किसी के द्वारा चेस किए जा रहे हो? तभी वो जो और रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि अरे, ये कैसे हो सकता है कि एक ह्यूमन जो है वो और का भाषा जानता हो?
तभी एमसी बोलता है कि मेरा एक दुर्भाग्यपूर्ण सामना हुआ था। तभी वो और कहता है कि ये सचमुच एक अच्छा मुलाकात था और तुम सही बोल रहे हो, मैं किसी के द्वारा चेज किया गया हूँ। तभी एमसी बोलता है कि मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? तभी वो और कहता है कि तुम मेरी भाषा जानते हो, तुम मेरा भाई की तरह हो और मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा सोल बहुत अच्छा है। लेकिन भाई, अगर तुम मुझे मदद करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तभी एमसी मन में सोचता है कि वाह, यह कितना अच्छा से बात कर रहा है, इसका पक्का जो ब्लड लाइन जो है वो बहुत अच्छा होगा। तभी उसको बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास ऐसा एबिलिटी है कि मैं तुम्हें बचा सकूं, भरोसा करो मुझ पे। और फिर वो अपना मैजिक कुछ करने लगता है और फिर एक पोर्टल बना देता है, बोलता है कि मेरा मैजिक तुम्हें जरूर मदद करेगा। तभी वो और बोलता है क्या तुम मेज हो मेरे सेवियर? तभी एमसी बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं एक जादूगर हूँ, वो भी इस बॉडी से। तभी वो और जाने लगता है, बोलता है कि मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूंगा और मैं इसे जरूर इसका बदला रिपे करूंगा। तभी उसको फिर से पीछे कुछ आवाज आता है, बोलता है कि वो ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। और वहां पर से बहुत सारे ह्यूमन आते रहते हैं और एक ह्यूमन बोलता है कि मैं सिर्फ कुछ सिल्वर कॉइन के लिए इतना सब करूंगा। तभी उन सबका एक लीडर आता है, वो बोलता है कि वो तुम यहाँ हो, क्या तुमने किसी और को यहाँ से जाते देखा है? तभी उसका पीछे वाला आदमी रहता है कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन दूंगा। तभी फिर वो जो आदमी रहता है उसका लीडर बोलता है क्या तुम इसे गोल्ड कॉइन दोगे? तो दूसरा आदमी बोलता है कि अरे इसे कौन देगा, तो मैं तो सिर्फ इसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। तभी वो उसका लीडर बोलता है सच में? तभी वहां पे एक दूसरा आदमी बोलता है कि सर देखिए, इसका फुट स्टेप जो है यहीं तक आया है। तभी उसका लीडर बोलता है कि वो सच में यहाँ है, जाओ उसे पकड़ो। तभी एमसी मन में सोचता है कि वो जो बेसिक मैजिक स्पेल है वो उसका फुट स्टेप को भी नहीं मिटा सकता है, हे भगवान। तभी एमसी बोलता है कि हे, ये मेरा गुफा है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं अंदर जाने दूंगा। तभी वो जो लीडर आता बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाउ डेयर यू, यू रैट, तुम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। तभी उसके पीछे वाला जो आदमी रहता है बोलता है कि लगता है कि ये आदमी जो है नॉर्मल नहीं है। और उसका लीडर बोलता है कि हम लोग 10 लोग हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? और बोलता है कि हे बच्चे, हम लोग से लड़ाई मत लो, अपने काम से काम रखो। वहां पे दूसरा आदमी बोलता है कि ये लिटिल फकर, उसका बॉडी तो अच्छा है, लेकिन कुछ भी हो, तुम हो तो एक बच्चा ही ना। और ये सब जो है वो एमसी को देखकर बोलते रहता है सब सैनिक लोग। और सब सैनिक लोग बोलता है कि सर इसे अच्छे से मारिएगा कि ये मरे नहीं, ये अभी वही बच्चा है। तभी एमसी जो है अपना मैजिक यूज करके एक डंडा निकालता है, बोलता है कि तुम लोग ज्यादा डरो मत, मैं इस डंडे से मारूंगा तो तुम लोग मरोगे नहीं। और फिर एमसी बोलता है कि जिम अनब्रेकेबल क्लैन जो है फोकस करता है बिना किसी वेपन से लड़ने में, सिर्फ अपने हाथ से लड़ता है। और इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग जो है किसी भी वेपन से ट्रेनिंग नहीं करता है। सभी सब सैनिक लोग गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये लिटिल बास्टर्ड, ये सच में कुछ हथियार निकाला है? क्या ये सच में मरना चाहता है? और तुम इस तरह से दिखा रहे हो कि जैसे तुम्हारे पास कुछ स्किल है। तभी एमसी फिर हंसता है और झट से कूद के सबको इधर उधर करके मारने लगता है। तो सब एनिमी लोग एकदम हवा में उड़ने लगता है। तभी सब सैनिक लोग बोलता है कि डैम इट, सब अटैक करो एक साथ। और 3-4 सैनिक लोग दौड़ के अटैक करने के लिए जाता है। एमसी जैसे ही उन लोग आता है, एमसी मार के उन लोग एकदम हवा में उड़ा देता है। और मन में सोचता है कि वो इन लोग इस तरह का स्वॉर्ड से यूज कर रहा है, कैसा मशीनरी है इन लोग। तभी एमसी से पीछे से कोई अटैक करता है अपना तलवार से, और एमसी को कुछ नहीं होता है। वो तलवार भी टेढ़ा हो जाता है, तो वो आदमी बोलता है क्या ये तलवार टेढ़ा हो गया? तभी एमसी झट से पीछे मुड़ता है और एक बैट मारता है, सीधे वो दूर फेंकाता है। और उसी तरह सबको गोल गोल घुमा घुमा के मारते रहता है, बोलता है कि तुम लोग मरोगे नहीं, आओ आओ। और सबको वहीं पे गिरा रहता है, चिल्लाते रहता है। और उसका मेन लीडर जो रहता है वो डरते डरते आगे आते रहता है, बोलता है कि यू रास्कल, अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? तभी एमसी बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा होश ठिकाना नहीं आया है। तभी एमसी बोलता है कि ये फेयर नहीं है कि तुम्हारे सारे दोस्त गिर कर पड़े रहे और तुम ऐसी तरह चलते रहो। और उसको एक पंच मारता है, वो कस के चिल्लाता है, कोई बचाओ!" और फिर एमसी बोलता है कि भागो यहाँ से, और सबको एक दूसरे से मदद करके जाने लगता है। बोलता है कि थैंक यू सर, हम लोग को जिंदा छोड़ने के लिए। और तभी एमसी का जो बैट रहता है वो टूट जाता है। बोलता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इन लोग को पीटने में, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर एमसी मन में सोचता है कि वो मुझे लगता है कि इन लोग को पकड़ कर अपना डिसाइबल बना लेना चाहिए था और इन लोग को और अच्छे से मारना चाहिए था। फिर एमसी मन में सोचता है, कह रहे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं भी जिम अनब्रेकेबल का साइकोलॉजी अपना रहा हूँ। तभी वो और भी बाहर आ जाता है, बोलता है कि थैंक यू, और मैं इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा अपने मरते दम तक, और मैं पक्का तुम्हें इसके बदले रिपे करूंगा। तभी एमसी बोलता है कि क्या एक वॉरियर को इतने आसानी से किसी के सामने सर झुकाना अच्छी बात है? तभी वो और बोलता है कि सर आपने जो है मेरे लिए एक नया जिंदगी दिया है और एक नया लाइफ का पाथ खोला है, अब से आप मेरे मेंटर हुए। और कभी भी वैसा वक्त आएगा
तो मैं आपके लिए अपना तलवार को जरूर यूज करूंगा। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि जो और के कल्चर में जो मेंटर शब्द है वो एक तरह का गाइड है जो कि लाइफ लेसन देता है। तो ये सिमिलर होता है एक नाइट के जैसा जो कि सर्व करता है अपने लॉर्ड ह्यूमन को। तो तभी वो और जो है अपना मुट्ठी बंद करके उसको रिस्पेक्ट देता है, बोलता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सेवियर। तो तभी वो बोलने जाता है कि मेरा नाम टेल। फिर वो कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि नहीं, मेरा नाम जो है वो रेफेन हार्ट है, रेफेन हार्ट वॉल्ट एंटेरस। तभी वो और बोलता है कि रेफेन हार्ट वॉल्ट एंटेरस, मैं इस नाम को हमेशा याद रखूंगा। फिर एमसी बोलता है कि अब सारा दुनिया जो है ह्यूमन से बिलोंग करता है, तुम कहाँ जाओगे, क्या तुम्हारा डेस्टिनेशन है। तभी वो और बोलता है कि ये जो दुनिया है बहुत बड़ा है, इसमें जरूर कोई ऐसा जगह होगा जहाँ मैं अपना बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दे सकूं, और अगर नहीं हुआ तो मैं इसी तरह मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी स्लेव नहीं बनूंगा। तभी एमसी बताता है कि तुम वहां चले जाओ, लैथरिड माउंटेन और फोर्टनाइट वॉल टू द सॉर्थर्न लाइज, जिसको हम लोग वेस्टलैंड बोलते हैं। और तुम जैसे लोग उस प्लेस को ट्रेल्स बुलाते हैं, जाओ वहां चले जाओ। और मैंने सुना है कि वहां पे बहुत सारे और जो है वो छुप कर वहां रहते हैं, और वहां पे कुछ बियर ट्राइब भी रहते हैं। उसके बाद एमसी बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। और वो और बोलता है ठीक है तो मैं भी अपने रास्ते पे चलता हूँ। तभी एमसी चिल्ला के बोलता है कि ऑल राइट, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो और चिल्ला के बोलता है कि मैं जो हूँ बेटा हूँ करोटा का, हायर टू द लेटेक्स, और मेरा नाम टैटहिड है। तभी एमसी का मुंह बन जाता है, बोलता है कि ओ। और उसको जाते हुए देखता है, मन में सोचता है कि ओ तो यही है टैटहिड, वन ऑफ द फोर हेवनली किंग्स ऑफ द ग्रेट वॉरियर टैटहिड। और ये जो है चीफ था ब्लू बियर ट्राइब का, और बाद में फिर ये ग्रैंड चीफ बन गया और का। फिर वो खुश हो जाता है, बोलता है क्या एल्सन भी अपना प्रीवियस लाइफ में टैटहिड से मिला होगा, और अगर उसका पर्सनालिटीज को देखा जाए तो वो कभी भी और का मदद नहीं करेगा। और फिर खुद से बोलता है कि लगता है कि अब हम लोग का किस्मत भी कुछ चेंज हो रहा है मेरे वजह से। और फिर उसको जाते हुए मन में सोचता है कि हम लोग का इनकाउंटर बहुत अच्छा था। और फिर वो अपना एम्पायर को याद करने लगता है, अपना चारों सोल्जर लोग को भी याद करने लगता है। और मन में बोलता है कि अब हम लोग दोबारा मिलेंगे किसी दिन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, डिसेंडेंट्स ऑफ द ब्रेव वॉरियर। और उसी तरह आधा साल पार हो जाता है टैकिड से मिलने के बाद। और एमसी और उसका टीचर दोनों ट्रेनिंग करते रहता है। और उसका टीचर एक पंच देता है, बोलता है कि लो इसे लो डिसाइबल। और टीचर का अटैक जो रहता है बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है, और एमसी घबराने लगता है, बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तभी एमसी कस को बोलता है स्पिरिचुअल गार्ड, और अपना माना को भी एक्टिवेट कर देता है। और फिर इधर उधर पूरा ब्लास्ट होने लगता है। और फिर उसका मास्टर बोलता है कि बहुत अच्छा, तुम्हारा स्पिरिचुअल गार्ड अब थोड़ा तो मजबूत हो गया है। तभी उसका मास्टर बोलता है कि मुझे कल का बात याद है, जब तुमने जोर देकर कहा था कि टेस्लॉन बहुत ज्यादा पिटाई के बाद रिफिन हट है। तभी एमसी बोलता है कि मास्टर, आप 6 साल पहले का घटना को क्यों याद कर रहे हो। तभी उसका मास्टर बोलता है कि मुझे तुमको पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तब तो तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए होगे। और फिर उसके तरफ देख के बोलता है कि लेकिन तुम फिर भी अभी भी इतना छोटा क्यों हो। तभी एमसी बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अभी भी 190 सेंटीमीटर का हूँ। तभी उसका मास्टर चिल्लाता है कि नॉनसेंस, जितना लोग भी जिम अनब्रेकेबल का मेंबर है वो एटलीस्ट 2 मीटर का होता है। और फिर फर्स्ट मार्शल किंग, सेकंड मार्शल किंग और थर्ड मार्शल किंग के बारे में बताने लगता है, एकदम कस के चिल्लाता है, समझा। और फिर उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि मैं जो तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक दिया था उसे कंसिस्टेंटली तुम फॉलो करोगे। और तभी एमसी मन में सोचता है कि वो जो मैट टेस्लॉन से मिला था वो भी तो 2.3 मीटर का था। तभी एमसी बोलता है कि मुझे लगता है कि मास्टर कि ये जो है मैटर है सिर्फ संविधान का, द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मन में सोचता है कि क्या मास्टर जी पागल है, मैं उतना बड़ा नहीं हो सकता हूँ किसी भी तरह। और क्या मैं ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करूंगा तो मेरा जो बॉडी है वो मॉन्स्टर की तरह हो जाएगा। तभी उसका मास्टर बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम स्मॉल हाइट के भी हो तो तुम मजबूत होने चाहिए। ऑल राइट, तो दिखाओ अपना पावर शुरू से। और एमसी फिर उसका अपना पावर दिखाने लगता है। फिर पावर कंसंट्रेट करके जैसे ही अपना आंख खोलता है वो एकदम सीधे हवा में उड़ता है बुलेट की तरह। और फिर अपना कैलामिटी हॉर्न को जनरेट करता है, एक पंच सीधे जाकर माउंटेन पे मारता है, वो माउंटेन का पूरा पत्थर एकदम चूर चूर हो जाता है। और चारों तरफ एकदम पानी तहस नहस हो जाता है। तो उसका मास्टर जो रहता है वो देख के एकदम पूरा खुश हो जाता है, बोलता है कि हा हा हा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। और फिर उसका मास्टर बोलता है कि अब तुम किसी से भी मार नहीं खाओगे इस तरह। और एमसी फिर अपना पंच को देखते हुए बोलता है कि मैं कर लिया, मैं फोर्स सुपर पोजिशन को पार कर दिया कैलामिटी हॉर्न का। और फिर उसका मास्टर बोलता है कि अब मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम बाहर देश दुनिया को भी घूमो। तभी एमसी बोलता है कि माफ कर दीजिए। तभी उसका मास्टर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, रिसन हार्ट, मेरा डिसाइबल, अब तुम बिल्कुल फ्री हो, जाओ जैसे भी अपना जिंदगी जीना चाहते हो जियो। और मेरा साथ बस यहीं तक था,
अब तुम अपने जिंदगी अपने तरीके से जियो कि तुम अच्छे इंसान बनोगे या एविल पर्सन बनोगे। तभी एमसी उसके तरफ देखने लगता है। ये उस परीक्षा का कीमत है जो तुमने अब तक सहा था। तभी एमसी बोलता है कि मास्टर जेरॉड। और फिर उसको बोलता है कि यही सब चीज जो है वो थर्ड मास्टर मुझे बोले थे 60 साल पहले। याद रखना ये 3 चीज। पहला, पैसा कमाना अच्छी बात है, उसे इकट्ठा करना, लेकिन उससे किसी को तकलीफ नहीं हो। तभी गैराडॉन बोलता है कि ओह, मुझे लगा कि आप मुझे बोल रहे थे कि मैं विलन भी बन सकता हूँ। तभी उसका मास्टर बोलता है कि हाँ, मैंने कहा कि अगर तुम विलन ही बनना चाहते हो तो बिल्कुल एकदम डिग्निफाइड विलन बनो। एटलीस्ट तुम्हारा एक खुद का स्टाइल होना चाहिए। तभी गैराडॉन भी सोचता है कि अरे, ये तो बिल्कुल स्ट्रेंज थिंग है। और दूसरा, जब भी संभव हो तो अन्याय सहने वालों के पक्ष में खड़े रहना। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम प्रशंसा और सम्मान प्राप्त करके जिए? तभी गैराट कहता है कि आप कह रहे हैं कि अन्यायपूर्ण व्यवहार करने वालों के साथ ऐसा हुआ, न कि कमजोरों के साथ। तभी उसका मास्टर कहता है कि कमजोर होने का मतलब यह नहीं कि आपके साथ अन्याय किया जाए। आखिरकार दुनिया आपके कमजोर लोगों से भरी पड़ी है, तो आप कमजोर में अंतर कैसे करोगे? और तीसरा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, किसी भी कीमत पर जिम मार्शल आर्ट व्यवस्था को अटूट बनाए रखने का वादा करें। और तुम्हें अपना डिसाइबल खुद से चुन के उसे ये सब टेक्निक को सिखाना पड़ेगा, समझे? तब फिर हमसे बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं इस चीज का हमेशा ध्यान रखूंगा। तभी उसका मास्टर बोलता है कि ये इतना इजी नहीं होगा कि एक टैलेंटेड बच्चे को तुम खोज लो इतना आसानी से। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें अपना पूरा जिंदगी उसमें लगाना पड़ेगा। और कभी भी वैसा अपॉर्चुनिटी आए तो तुम उसे मिस मत करना। और उसके तरफ एक पोटली फेंकता है और बोलता है कि लो इसे पकड़ो, ये तुम्हारा कपड़ा और तुम्हारा ट्रेवल एक्सपेंसेस है। और एमसी देखता है कि अरे, सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन। और फिर एमसी बोलता है कि मुझे लगा कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, धन दौलत है वैली किंगडम में, और आपके पास एक मेंशन भी है कैपिटल में, लेकिन बस इतना सुन। और मुंह बनाते रहता है ये सब देख के। और फिर उसका मास्टर बोलता है कि हम लोग का जो मार्शल आर्ट क्लैन है वो सेट किया है पेमेंट को, कि जो कोई भी माउंटेन में सिखाएगा। लेकिन आज के दिन हम लोग ने भी इन्फ्लामेशन के वजह से अपना पेमेंट भी बढ़ा दिया है। पहले तो ये सिर्फ 25 ही सिल्वर रहता था। और फिर उसको एक मैप देते हुए बोलता है कि ये जो है तुम्हारे लिए स्पेशल प्रेजेंट है। यहाँ से बाद तुम सेटलर माउंटेन जाना। ये लो मैप। इस मैप की मदद से तुम वो लोकेशन खोज लेना। अब तुम आजाद महसूस करो। फिर एमसी उस मैप को देखने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि वो अपना कपड़ा लत्ता पहन के जाने लगता है। फिर जाते हुए पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है क्या ये अच्छा होगा मुझे इस माउंटेन को छोड़कर जाने में? और क्या मैं सचमुच से इस जगह से फ्री हो गया? और जैसे ही आगे जाता है वैसे ही एकदम जोरदार ब्लास्ट होता है। तो वो एकदम डर जाता है, बोलता है मम्मा। और दिखाया जाता है कि उसका जो मास्टर रहता है वही ये सब तहस नहस ब्लास्ट करता है। और उसको मास्टर मन में सोचता रहता है कि हे मेरे डिसाइबल, जाओ बिछड़ने पर शोक मत मनाओ, बिना पीछे मुड़े हुए एकदम आगे बढ़ते जाओ। तुम जो हो इस पृथ्वी पर सबसे महान शिक्षकों के उत्तराधिकारी हो। ये सब बोल के एकदम चिल्लाते रहता है। तभी एमसी भी एकदम करके भागने लगता है। उसके बाद फिर हम लोग को सिटी का सीन दिखाया जाता है। और वहां पे दो बंदा रहता है और एक बंदा बोलता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा विलेज चीफ। तभी वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो बोलता है कि मुझे जो कहना होगा वो तो मैं कहूंगा, चाहे वह किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो। तभी वहां पे एक नाइट टाइप बंदा रहता है, बोलता है कि क्या बात है विलेज चीफ। तभी वो विलेज चीफ बोलता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम जो अभी तक जितना भी खाना खाए हो उसका पेमेंट कर दो। तभी वो जो नाइट रहता है वो मन में सोचता है कि ये बेइज्जत किसान, और उसके तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंकता है, बोलता है कि ये इनफ होगा ना? और वो नाइट मन में सोचता है कि यह पहली बार है कि यह किसान ने डेक्यूट को देखा होगा। तभी वो किसान डरते डरते बोलता है कि सर, यह पर्याप्त नहीं है। तभी वो नाइट चिल्ला के बोलता है क्या? अरे बदतमीज, क्या तुम सोचते हो कि मैं बाजार का भाव नहीं जान पाऊंगा क्योंकि मैं एक नॉवल हूँ? एक सूरवीर की मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसको एक पंच मारता है उस बूढ़े आदमी को। और सब अगल बगल जो आदमी रहता है बोलता है कि विलेज चीफ। और सब जो आदमी रहता है वो मन में सोचता है कि इससे अच्छा तो वो सब बैंडेड रहता है। वो जितना भी खाना खाते हैं, जितना देर भी रहते हैं, उन सब का पैसा अच्छे से पे करते हैं। और ये लोग तो यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट को भी पैसा नहीं देते हैं। तभी वहां पे एक और बंदा आता है, बोलता है कि क्या हुआ सर एडवर्ड? तभी वो जो नाइट रहता है बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, यंग लॉर्ड स्टेफन। और वो उसके तरफ आते हुए बोलता है कि ये सब सचमुच घृणित व्यक्ति हैं, इसलिए आपको किसानों पर कभी दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने ओहदे को भूल जाते हैं। आप सभी का स्वागत है इस मानवा के वीडियो में। इसके बाद फिर हम लोग को वो रेफन हार्ट को दिखाया जाता है जो कि एल्फ के साथ सोया रहता है।
और बोलता है कि तुम मुझे इतना दुलार क्यों कर रही हो। तभी वो एल्फ बोलते हैं कि मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। तभी रेफेनाट बोलता है कि तुम मुझे इस पतले से बॉडी को क्यों इतना ज्यादा पसंद करती हो। तभी वो एल्फ एकदम शर्माने लगती है और बोलती है कि तुम मुझे एकदम शार्प और प्रिसाइज लगते हो, बिल्कुल एकदम वेल मेड ब्लेड की तरह। और ये सब चीज जो रहता है वो एमसी सोचते रहता है टेल्सन की बॉडी में कि मैं पहले कैसा दिखता था और मैं अब कैसा हो गया हूँ, बिल्कुल एक गोलम लगता हूँ पत्थर का। आईना में देख के एकदम रोते रहता है। मन में बोलता है कि आई एम सॉरी सीरीज, अब मेरा बॉडी इस तरह का हो गया है। लेकिन फिर मन में सोचता है कि लेकिन मैं लंबा थोड़ा जरूर हो गया हूँ और वो मुझे पक्का पसंद करेगी। उसके बाद एमसी जो है खिड़की की तरफ झांकते रहता है और मन में सोचता है कि जो सीरी है जो एल्फ, उसका 70 साल हो गया होगा अभी, लेकिन अगर ह्यूमन के बॉडी से देखा जाए तो सिर्फ 17 साल की अभी वो है। और उसके बाद बाहर देखते हुए मन में सोचता है कि ये जो है कोरम है, सिटी ऑफ साउथ ऑफ द वेस्ली किंगडम। सीरी जो है वो नेक्स्ट ईयर यहीं पे बेची गई थी स्लेव के रूप में। और मुझे क्या करना चाहिए, जाकर वो स्लेव का जो साइट है वो पूरा तहस नहस कर देना चाहिए। और फिर बोलता है कि नहीं, मैं अगर किसी भी चीज में इसी तरह घुस जाऊं बिना कुछ सोचे समझे तो मेरा फिर मैजिक पावर को रीगेन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब मैं पैसे का मदद ले लूं ये ज्यादा अच्छा होगा। और फिर वो अपना मुट्ठी बंद करते हुए मन में सोचता है कि जो एल्फ स्लेव लोग का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा रहता है और मैं इस समय तो बिल्कुल दिवालिया हो चुका हूँ। लेकिन कुछ नहीं, सब ठीक होगा। अब मैं पोजेस करता हूँ पावरफुल बॉडी टेक्निक और साथ में फ्यूचर का मेमोरी भी। और मुझे जहां तक याद है मैंने सुना था कि जो एंशियंट रूनिन था वो यहीं कहीं था। उसके बाद फिर हम लोग को वही एडवर्ड को दिखाया जाता है और वो भी एंशियंट रूनिन को ही खोजता रहता है और वो एक मैजिशियन को बोलता है कि हे टॉड, तुम अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए कि वो एंशियंट रूनिन कहाँ है। और वो मैजिशियन रहता है, वो ध्यान लगाते हुए बोलता है कि बस थोड़ा देर और रुक जाइए। और फिर हम लोग को उस मैजिशियन को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जिसका नाम टॉड रहता है, वो 35 साल का है। वो डॉल्फियन मेज टावर का एक मेज है, स्पेशलिस्ट इन आर्कियोलॉजी। और भाई उसका नाम एडवर्ड नहीं स्टीफन था, यंग लॉर्ड था ना वो। हम लोग उसको अब से स्टीफन बोलेंगे। और तभी वो स्टीफन खिड़की के बाहर देखता है, बोलता है कि ये वो यही होगा ना। और फिर वो माउंटेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर जो था यहीं पे दफनाया गया था ना उसे, सर कोल्ड वॉन यूटोरस एल्टियन। के बाद फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है, वो बताया जाता है कि वो जो है 3 दिन पहले ही क्रोम को छोड़ दिया था और वो माउंटेन की तरफ नॉर्थ के साइड जाने लगा है, सेंट्रल रोड को पकड़कर। और एमसी उसी तरह जाते हुए मन में सोचता है कि मेरा स्टेमिना जो है एकदम अमेजिंग है, इतना ज्यादा ठंड पड़ रहा है लेकिन फिर भी मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है। और मैंने सुना था कि जो फॉर्मर मार्शल आर्ट किंग जो है वो शर्टलेस घूमता था इतना ठंडा में भी, और मुझे तो ऐसा नहीं करना है। और जो आर्टिफिशियल फेस मास्क है वो एक सीक्रेट टेक्निक है जो मुझे किसी भी समय अपने यादों को पुनर्जीवित करने की अनुमति देती है। और मैंने उसका इस्तेमाल अपने याददाश्त को रिकॉल करने में एंशियंट रूनिन के माउंटेन को खोजने में किया। और मुझे जहां तक याद था कि पिछले बार मेरे रिग्रेशन से पहले एक मेज था जिसका नाम टोड था, वो मेरे से डेल्फिया मेज टावर में मिला था। उसने बोला था कि वो एक्सप्लोर किया था रूनिन को पिछले बार एल्टॉन्स के साथ। और फिर एमसी मुंह बनाते हुए हंसते हुए बोलता है कि मैं भी उस समय वहीं था पास्ट में, और मुझे एक अच्छा खासा ट्रेजर मिला था जो टॉड से मिस हो गया था। और मैं सारा चीज को बेच दिया था, उससे मुझे 2000 गोल्ड प्रॉफिट भी हुआ था। और फिर उसी तरह मन में सोचते सोचते एमसी पहुंच जाता है एक कैटल विलेज के पास और देख के बोलता है कि यह वैसा ही है जैसा मुझे याद है। और फिर हम लोग को बहुत सारा विलेजर लोग को दिखाया जाता है, उसमें से एक विलेजर बोलता है कि अब हम लोग क्या करें। और दूसरा विलेजर बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डेथ वो सही प्लेस नहीं है, हम लोग को अलाउ नहीं किया गया है उसके नजदीक जाने के लिए। और वहां पे और एक ग्रीन कलर का कोट पहने हुआ बंदा रहता है, वो बोलता है कि पर तुम्हें याद नहीं है वो डिमांड कर रहा है गिल्ड का, और अगर हम लोग उसका बात को रिजेक्ट कर देंगे तो हम लोग के साथ क्या होगा तुम्हें याद नहीं है। तभी वहां पे दूसरा बंदा जो रहता है वो बोलता है कि क्या जो चीफ है वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है अभी। और फिर गुस्सा में बोलता है कि वो सीकिंग नॉबल्स। तभी वो जो ग्रीन वाला बंदा बोलता है कि अरे अपना आवाज धीरे रखो, क्या होगा अगर उन लोग सुन लेंगे तो। तभी वहां पे एक तीर धनुष लेके बंदा आ जाता है, बोलता है कि मैं जाऊंगा। तभी सब बंदा बोलता है कि टेड तुम। और वो तीर धनुष वाला बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो जो माउंटेन है वो कैसा है और कैसे जाया जाता है, सिर्फ मैं ही हूँ इस विलेज में। और फिर उसकी बीवी जो रहती है उसके चिपक के बोलती है कि हाँ नहीं तुम मत जाओ। तो वो आदमी मन में सोचता है कि मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ। उसका बेटा भी रहता है, बोलता है कि डैड। और तभी सब विलेजर लोग जो रहते हैं एकदम उसको देखते हुए बोलते हैं कि टेड तुम ही जा सकते हो, तुम अपने बात पे अड़े रहो और तुम कर सकते हो। भाई इस तो बलि का बकरा बना दे रहा है सब। और तभी वो तीर धनुष वाला बंदा बोलता है कि अब तो मैं और नहीं जाना चाहता हूँ। और तभी वहां पे जो एमसी रहता है वो शीशा से झांकते रहता है, मुंह बना के बोलता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा। तभी वो आदमी एकदम डर जाता है, बोलता है कि हे
तुम कौन हो? उसके सामने तीर धनुष तान देता है। और तभी एमसी हैंड रेज कर देता है, बोलता है कि अरे मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैं तुम्हारा बात को सुना। उसके बाद फिर वो विलेज चीफ के सामने आके सब बात बतियाता है। उसका विलेज चीफ बोलता है कि तुम फिर भी जाना चाहते हो, तुम रीजन जानते हो ना? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, बहुत अच्छी तरीका से, और मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ। और सब विलेजर लोग बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या करोगे, कैसे जाओगे, लेकिन तुमने सुना है ना कि आज तक जो भी द वैली ऑफ डेथ में गए हैं वो दोबारा जिंदा लौट कर नहीं आए हैं। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? अभी एमसी बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं पहले ही जा चुका हूँ, और तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हारे जिंदगी को बचा रहा हूँ। और फिर हम लोग को बताया जाता है जो वैली ऑफ डेथ है एक तरह का डंजन है। और बहुत पहले का बात है, एक बंदा था जिसका नाम क्लॉड था। वो पूरा दुनिया को घूमा था 45 साल की उम्र में, और वो एक पावरफुल नाइट था। और उसका बहुत नाम हो गया था, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया। और वो क्लॉड जो था, वो लास्ट में डेथ ऑफ वैली गया था एक सर्वेंट के साथ, और वहीं पे भी मर गया था। और उसके पास एक डिमोनिक स्वॉर्ड था, और उसका भी कोई आज तक अता पता नहीं चला है। और वो जो डिमोनिक स्वॉर्ड है वो सिंबल है एल्टॉन फैमिली का, जिसको जनरेशन वाइज जनरेशन पास किया जाता है। और उस स्वॉर्ड को खोजने के लिए 50 साल से ज्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर एमसी को दिखाया जाता है कि सब वो नाइट के साथ जाते रहता है। भाई सब विलेजर लोग उसी को बलि का बकरा बना के भेज दिए स्टेफन के साथ। और एमसी फिर स्टेफन को देख के मन में सोचता है कि ये पक्का जो है वो ग्रैंडसन होगा क्लॉड का। और वो जो स्टेफन रहता है उसके साथ एक एल्फ रहती है, वो उसका तारीफ करते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, यहाँ तक तुम पैदल भी चल रहे हो, फिर भी आप बिल्कुल एक नाइट के एकदम टॉप ग्रेड पे आ गए हो। और वो स्टेफन बोलता है कि मैं ये सब सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ लिसिया। और एमसी उन लोग को बात सुनकर मन में सोचता है कि ये स्लेयर एल्फ, ये पक्का इन लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे होंगे। और फिर मन में सोचता है कि इस पार्टी में एक ही साइंटिस्ट है जिसका नाम सेलिना है, और ये देखने से बहुत ज्यादा यंग लग रही है। क्या ये प्रॉपर तरीका से अपना मैजिक को भी यूज कर पाती है? और फिर एमसी एकदम तीक्ष्ण नजर से घूर के देखता है, बोलता है कि प्लस वो कैसा आदमी है। और वो जो टॉड रहता है वही नन से बात करते रहता है। और एमसी उसको देख के मन में सोचता है कि लगता है मुझे भी टॉड से बात कर लेनी चाहिए, बहुत दिन बाद उसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन वह दोनों इतना बहुत ज्यादा गंभीर बात कर रहे हैं, और जब हम दोनों छोटे थे फिर वो बहुत ज्यादा बकवास किया करता था। और फिर उसको फील होता है कि एटमोसफेयर जो है अचानक से चेंज होते रहता है, और वो टॉड के अगल बगल फूल खिलते रहते हैं। वो टॉड भी सब मारते रहता है, और एमसी उसको तीसरे नजर से देखते हुए मन में शौक रहता है, बोलता है कि ये क्या कर रहा है। और एकदम भोला सा शकल बनाते हुए एमसी मन में सोचता है कि नो वे, ये नहीं हो सकता है, टॉड तो बहुत अच्छा आदमी था, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा आदमी था। और तभी पीछे से एक आदमी रहता है, वो बोलता है कि तुमने बहुत बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया ट्रेवलर। तभी एमसी बोलता है कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो जो डिसीजन लिया तुम लोग के साथ चलने के लिए, सचमुच यह कोई बड़ी बात नहीं है? तभी वो आदमी बोलता है कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब विलेजर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे ये काम करने से। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, उन लोग डरे हुए तो थे। तभी वो आदमी बोलता है कि उन लोग क्यों डरना चाहिए था, किंगडम के सबसे ब्रेव नाइट उन लोग के साथ चल रहे थे। तभी एमसी उसको देख के एकदम गुस्सा बोलता है कि डैम, क्या ये नाइट है? और फिर हम लोग को बताया जाता है कि सचमुच संसार में ऐसा कोई नाइट नहीं है जो स्वयं में पूर्ण ना हो। और एमसी उसको एकदम घूर के देखते रहता है। तभी अचानक से जंगल में से कुछ आवाज आता है सरसराने का, और सब कोई देखता है तो देखता है कि बहुत सारा पत्ता जो रहता है वो आसमान में बुलेट की तरह उड़ते रहता है। और गाइस वो पत्ता नहीं, वो मॉन्स्टर रहता है। और सब मॉन्स्टर एकदम उड़ के सब अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। तो तभी सब नाइट बोलता है कि हम लोग पे एम्बुश हो गया, जल्दी से सब फॉर्मेशन में आओ। और वो जो बर्ड टाइप जो मॉन्स्टर रहता है वो अपना पंजा से अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो जो एल्फ रहती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर कि तुम ह्यूमन पे अटैक करोगे? और वो जो स्टेलोन रहता है वो भी ऑर्डर देता है कि सबको अटैक करो। और सब मैजिशियन लोग भी अपना फायर अटैक करने लगते हैं, और सबको जलाने के वहीं पे मारने लगता है। और वो जो नन भी रहते हैं वो भी अपना स्पेल यूज करके सबको पावर बूस्ट करते रहती है। और एमसी दूर खड़ा होकर बस देखते रहता है, मन में सोचता है कि नॉट बैड, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा स्टेफन ज्यादा मजबूत है। तो फिर बताया जाता है कि ऑफ कोर्स वो जो है मेज के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, लेकिन अगर मार्शल आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो बहुत ज्यादा दयनीय है। मास्टर गेरार्ड बिना किसी कारण से घमंडी नहीं थे, यही एमसी सोचता रहता है। और फिर बोलता है कि कोई नहीं। और तभी वो पक्षी टाइप जो मॉन्स्टर रहता है वो सब ऑर्क लोग पे जो सामान ढोते रहता है उन लोग पे अटैक करने के लिए जाता है। और तभी एमसी अपना एक पंच मारता है एक मॉन्स्टर को, उसका एकदम चिथड़ी चिथड़ी उड़ जाता है। और मन में सोचता है कि कोई भी मुझ पे टेंशन अभी नहीं दे रहा है। और फिर स्टेफन को दिखाया जाता है जो कि वो भी लड़ते रहता है, अपना तलवार से सबको काटते रहता है, मारते रहता है। और उसका जो सोल्जर लोग रहता है उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होते रहता है, और सब मरते भी रहता है, उससे मदद भी मांगते रहता है। लेकिन वो किसी का सुनता नहीं है, बस आगे बढ़ते जाता है। और मन में सोचता है एमसी कि इसे तुम गंदा आदमी नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल केयर नहीं करता है अपने सराउंडिंग में।
और वो एकदम तलवार चला के सबको मारते रहता है इधर उधर। और तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं वेट, ये तो सच में एक बुरा आदमी है, इसका गिल्ट तो मर रहा है सब। तभी वो जो नन रहती है वो एमसी को चिल्ला के बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है कि पेड़ के पीछे जाके छुपना। तभी एमसी मन में सोचता है कि ये थोड़ी अच्छी है। तभी वो जो मॉन्स्टर आता है पक्षी टाइप, वो अपने विंग से अटैक करता है एमसी की तरफ। और एमसी को कुछ नहीं होता है, एमसी बोलता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा। और तभी उसका पंख जो रहता है एमसी की आंख में आता है, उसको चोट लगता है, बोलता है क्या हो मेरा आंख। तभी वो अपना आंख बंद कर जैसे ही पीछे अपना पंच करता है, वो पंछी एकदम हवा में उड़ के ब्लास्ट हो जाता है। और जो सब और लोग रहते हैं उसका पावर देख के एकदम डरने लगते हैं। और फिर सब मॉन्स्टर लोग मर जाता है। तब वो स्टेफन पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ ना, प्रीस्ट और मेज सेफ है ना। तभी वो मैजिशियन बोलता है कि हाँ वो लोग दोनों सेफ हैं। और एमसी मन में सोचता है कि हाँ, इन लोग और किसी का सेफ्टी के बारे में कुछ पूछ भी नहीं रहा है। और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब हम लोग रेस्ट करेंगे और खुशी मनाओ हम लोग की जीत पे। और एमसी उसको दूर से देखते रहता है। और फिर एमसी जो है टॉड के पास जाके बोलता है कि थैंक यू मैं, तुमने मुझे बचा लिया। तभी वो जो टॉड रहता है बोलता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर एमसी बताता है कि मैंने सुना है कि तुम जो डेल्फिया मेज टावर से हो, मेरा एक दोस्त रहता है वहाँ। तभी वो मेज बोलता है कि फ्रेंड। तभी एमसी बोलता है कि हाँ उसका नाम जो है रेफिन हार्ट है, क्या तुम उसे जानते हो। तभी वो टॉड बोलता है उसको देख के कि रेफिन हार्ट, क्या वो तुम्हारे जैसे दोस्त बनाता भी है। और फिर वो एकदम शैतानी सा शक्ल बनाते हुए बोलता है कि वो तो बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा क्यूट और काइंड है। और एमसी एकदम पसीना से तरबतर होने लगता है, मन में सोचता है क्या ये क्या बोल रहा है। तभी वो टॉड बोलता है कि लेकिन क्यों तुम पूछ रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो ठीक है ना, और क्या कर रहा है अभी वो रिसेंटली। तभी वो टॉड बोलता है कि हाँ वो ठीक है, बस वो दिन भर मैजिक सीखने में लगा रहता है। और फिर एमसी बोलता है क्या कुछ साल पहले कुछ हुआ नहीं ना। तभी वो टॉड बोलता है कि कुछ हुआ नहीं, हाँ वैसा तो कुछ नहीं हुआ है। और फिर टॉड एकदम मुंह बनाते हुए बोलता है कि लेकिन उसका जो आंख है, उसका जो नाक है, वो इतना ज्यादा चमकता है, वो इसका स्किन जो है इतना ज्यादा स्मूथ है, भाई हमको लगता है कि ये है। और एमसी जो है एकदम मुंह बनाते हुए कंट्रोल करते हुए ऐसे ही बोलता है कि हे भगवान, क्या इस आदमी को मैं मार दूं जब तक इसका मौत नहीं आ जाए, क्या करूं मैं। और फिर एमसी बोलता है क्या उसका एटीट्यूड में कुछ चेंजिंग नहीं ना आया। तब टॉड बोलता है कि अरे मैं उसका एटीट्यूड पे ध्यान भी नहीं देता हूँ, और मुंह से उसका लार टपकते रहता है। तभी वो नन एमसी के पास आके बोलती है कि तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं ना लगा। और फिर एमसी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ तुम उन ऑर्क्स से पूछ लो। तभी वो नन जाकर सबको फिर हील करने लगती है ऑर्क लोग को, और ऑर्क लोग बोलता है कि हम लोग ठीक है, अब हम लोग को दर्द भी नहीं हो रहा है। और तभी वहां पे जो नाइट आ जाता है बोलता है कि नन, वो बास्टर्ड लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे अगर वो अपने आप को चाट लेंगे, उन लोग पे एनर्जी खर्च करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो नाम रहते हैं वो फिर भी उन लोग को हील करते रहते हैं। और एमसी उसको देख के बोलता है कि ये बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन ये जो ऑर्क लोग हैं उन लोग को सही रास्ता दिखाना में अभी बहुत ज्यादा दूर है। तभी वो जो स्टॉलन रहता है वो बोलता है कि हे गाइड, हरी आप जल्दी से हम लोग को रास्ता दिखाओ। तभी एमसी एकदम मुंह बनाने लगता है और बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर एमसी बोलता है कि हाँ यहाँ से सीधा जाने के बाद हम लोग को राइट लेना है, वहां पे एक नदी है। और तभी स्टेलन बोलता है कि तुम्हारे आवाज के साथ क्या हुआ। तब एमसी बोलता है कि अरे नहीं कुछ नहीं। फिर हम लोग को कुछ घंटे बाद बताया जाता है। और सब नाइट लोग डरते डरते आगे बढ़ते रहता है, बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे वुल्फ लोग हैं, बहुत सारे ऑर्क लोग भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता है माउंटेन का। उन लोग सब एकदम थक के चूर हो जाता है। और एमसी एकदम हंसते हुए बोलता है क्योंकि मैंने मौजूदा रास्ता नहीं अपनाया, और बस बेरहमी से इन लोग को आगे बढ़ाते रहा। तभी एमसी उसको बोलता है कि क्या आपको शायद आराम का जरूरत नहीं है। तभी वो स्टॉलिन जो रहता है बोलता है कि सबको आगे बढ़ो। और फिर एमसी हम लोग बताता है कि नाइट जो है एक एरोगेंट होता है, और क्लेरिस जो होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन मेज जो रहता है वो नैरो माइंडेड रहता है, चीप रहता है। और मैं हड्डी से तो मेज ही हूं ना, एकदम बोल के और मने मन हंसते रहता है। और ऐसे मन में सोचता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल फास्टेस्ट रूट से लाया हूँ, और ये डेफिनेटली तुम्हें ज्यादा बोर नहीं लग रहा होगा। और फिर स्टैलोन जो है एक जगह पहुंच जाता है, और मन में सोचता है कि अब मुझे पता चला कि वो सर क्लॉड जो थे किस तरह से मर गए थे। इस जगह पे खाली सिर्फ मॉन्स्टर भरा हुआ है, और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। और फिर वो सामने पहुंच जाता है और देखता है कि वो रूनिन जो है वहीं पे रहता है। और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि देखो वहां। तभी वो जो एक और नाइट रहता है बोलता है कि हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, यंग लॉर्ड स्टेफन, ये पक्का एंशियंट रूनिन्स है, प्लेटोन। और फिर उन लोग जाते जाते नजदीक पहुंच जाता है उसके गेट के सामने। और वो मेज बोलता है कि यही है इसका एंट्रेंस। और एक नाइट रहता है बोलता है कि यंग लॉर्ड, हमें लगता है कि अब हम लोग को अंदर जाना चाहिए। तभी वो यंग लॉर्ड बोलता है कि ठीक है सब कोई चलो। और तभी एमसी बोलता है कि ठीक है मैं यहीं पे वेट करूंगा। भाई मैं इसका नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता हूँ, स्टेफन नाम है या स्टेलोन नाम है। तभी स्टेफन बोलता है तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। तभी एमसी हंसते हुए बोलता है कि
मुझे नहीं लगता है कि मैं अकेले विलेज में चला जाऊंगा खुद से। तभी स्टेफन बोलता है कि ठीक है, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हम लोग को गाइड करके, हम लोग भी तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट करेंगे। तभी एमसी फिर एकदम मुंह बनाते हुए बोलता है कि अब ना मजा आएगा। तभी स्टेफन एकदम चिल्ला के सबको बोलता है कि हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, और चलो अब हम लोग अपना वर्षों का सपना को पूरा करते हैं। तभी सब नाइट लोग जो रहता है चिल्लाने लगता है, बोलता है कि हाँ हाँ चलिए डिमोनिक शॉट को खोजते हैं। तभी एमसी एकदम साइड में खड़ा रहता है, बोलता है कि गुड लक। सब नाइट लोग एकदम दौड़ के सीधे अंदर पार हो जाता है, एमसी अकेले वहीं खड़ा रह जाता है और मुंह बनाते हुए बोलता है कि ओके अब मेरी बारी आ गई। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है एक हिडन रास्ता से जाते रहता है और मन में बोलता है कि ये बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया और मैं पिछले पास्ट में सीरी के साथ आया था और इस जगह को इन्वेस्टिगेट किया था, और वो जो सीरी रहती है वही इस जगह को खोजती है, सीक्रेट पाथ को। और एमसी उसको पूरा एकदम खुश हो जाता है, उससे बोलता है कि सीरी बिल्कुल तुम जो है एकदम गॉडेस हो मेरे लिए। और सीरी जैसे ही वो गेट खोलती है तभी एमसी चिल्ला के बोलता है कि सीरी मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक किस दूंगा। और ये सब सोच के एमसी को एकदम मुंह से पानी आने लगता है और मन में बोलता है कि ओ मैं क्या कर रहा था इतना डेंजर जोन में, हम लोग बहुत ज्यादा लगते हैं ब्रेव थे। और फिर एमसी पासवर्ड को याद करने लगता है, मन में बोलता है कि मुझे तो पासवर्ड पिछले जन्म से याद ही है। और फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट करता है और फिर गेट खोल देता है, तो बोलता है कि अरे ये सच में काम कर गया। और फिर वो अपना कोड खोल देता है और मन में बोलता है कि मैं इस कोड के लिए 10 सिल्वर पॉइंट बर्बाद किया। और फिर एकदम रेडी हो जाता है, मन में बोलता है कि अब मुझे अपना फिजिकल एबिलिटी को भी अब टेस्ट कर लेना चाहिए। तो फिर जैसा ही आगे जाने लगता है तभी उसको चिल्लाने का आवाज आने लगता है, क्या? तभी वो बोलता है कि अरे उन लोग तो उस साइड गया था, तब उन लोग का आवाज अभी तक यहाँ कैसे सुनाई दे रहा है। और फिर उसको एक सीक्रेट गेट मिलता है, फिर बोलता है कि वेट मुझे लगता है ये एक सीक्रेट बैक डोर है जो कि कनेक्ट करता है थर्ड फ्लोर को बेसमेंट से, और ये खुला है, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और फिर बोलता है खतरनाक सिचुएशन, और अचानक से उसको दम पसीना आने लगता है, तो बोलता है कि अरे मुझे याद आ गया। और फिर एकदम गुस्सा से बोलता है कि कुछ भी हो जाए, ये कैसा भी प्लेस रहे, बिल्कुल ये मिलिट्री बिल्डिंग ही क्यों न रहे। फिर वो एकदम गुस्सा से बोलता है जो माना सिस्टम है वो सभी प्रकार का सिक्योरिटी को एकदम ऑन कर देता है और उससे खतरा भी एक्टिवेट हो जाता है। और पास्ट में हम और सीरी जो है वो अपने मन से यहाँ आए थे और दोनों साथ में आए थे, इससे हम लोग को ज्यादा कुछ टेंशन नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो है एल्टन ग्रुप बेसमेंट में है, वो पक्का जो है वो ट्रैप में पड़ गए होंगे और लोग सेकंड फ्लोर में चल गए होंगे बेसमेंट के। फिर वो एकदम सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि उन लोग पक्का पागल हो गए होंगे। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां सब तब नाइट लोग लड़ते रहता है और एक नाइट का एकदम गला ही कट जाता है ट्रैप की वजह से, और एकदम वो दूर फेंकाता है। और स्टेफन एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे अभी क्या हुआ। और फिर सामने दिखाया जाता है कि एक एकदम कुल्हाड़ी रहता है और एक मॉन्स्टर का मुंह रहता है। और स्टेफन बोलता है मन में कि अब हम लोग इसे हरा नहीं सकते हैं। और फिर अच्छा से दिखाया जाता है कि वहां पे बहुत सारा मॉन्स्टर एकदम अलग अलग तरह का वेपन लेके एकदम बैठा रहता है। और स्टेफन मन में सोचता है कि इस तरह का डीमन लोग को कैसे ह्यूमन डिफीट कर सकता है। तभी वो जो नन रहती है और सबको हील करते रहती है और सबको बोलता है थैंक यू प्लीज। और वो नन बोलते हैं कि किसी को जरूरत नहीं है, मेरा काम है तुम लोग को हील करके सरवाइव रखना। और फिर वो नन जो रहती है वो टॉड को बोलते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट मर जाते हैं फ्लोर को कोलैप्स होने की वजह से। थैंक यू मेज, अगर आप नहीं होते तो हम लोग बच भी नहीं पाते। हम लोग तो गिरने से बच गए लेकिन फ्यूचर में हम लोग सरवाइव कर पाएंगे नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। और फिर उसी तरह उन लोग आगे बढ़ते जाता है, दिखाया जाता है कि उन लोग गेट के सामने सब खड़ा रहता है और वहां पे अचानक से डीमन आके सबको मारने लगता है, बोलता है कि सब कुछ चिल्ला के मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर आ गया। और वो डीमन एकदम बाहर निकलता है, उसका 3 4 हाथ रहता है और सबको एकदम पकड़ लेता है एक एक हाथ से। बहुत सारा मॉन्स्टर भी उसके साथ आते रहता है और सब नाइट लोग भागने लगते हैं, बोलते हैं कि भागो, सब सोल्जर लोग भी भागने लगता है। और वो जो नन रहती है वो भी अपना पावर यूज करके अटैक कर देती है और सबको अपना ब्लेसिंग देने लगती है, सबको अपना पावर बूस्ट कर देती है। उससे सारा सोल्जर लोग एकदम ताकत एक्टिवेट हो जाता है, एकदम पागल की तरह फिर लड़ाई करने लगता है सब जाकर। सब दौड़ने लगता है, बोलता है कि सबको हिम्मत आ गया, सबको चलो अटैक करो। और फिर सब जाके मॉन्स्टर लोग का जो सब सेना रहता है उन लोग से जाकर भिड़ने लगता है। और वो टॉड रहता है वो भी अपना मैजिक एक्टिवेट करके बोलता है मॉन्स्टर को कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहां से तुम आए हो। और फिर बहुत सारा तलवार समन कर लेता है और सब अटैक कर देता है मॉन्स्टर पे बड़ा वाला। और वो एल्फ भी लड़ते रहती है दूसरा मॉन्स्टर से। तभी वो जो मॉन्स्टर आता है एक पंच मारता है एल्फ को, एल्फ एकदम दूर से काती है, उसके चारों तरफ एकदम खून पच से फेंकाता है। वो एकदम एक साइड गिर जाती है दीवार से टकरा के, बोलती है कि मास्टर तुम्हें मेरा मदद करो। तभी वो जो स्टेफन रहता है एकदम दौड़ के अटैक करने के लिए जाता है, बोलता है कि गुड जब लूसिया, जाके वो मॉन्स्टर पे एकदम 3 4 स्लाइस लगा देता है और फिर वो मॉन्स्टर वहीं पे एकदम मर जाता है। और सब नाइट लोग एकदम चिल्लाने लगता है, बोलता है कि यही एक्सपेक्टेड था यंग लॉर्ड से। और वो एक और जो नाइट रहता है वो बोलता है कि यंग लॉर्ड एक तो खत्म हो गया लेकिन और भी सब बचे हुए हैं,
तभी वो जो स्टेफन रहता है वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि सब कोई एक साथ रहो, एक साथ फाइट करो, हम लोग उस ग्रेट डीमन नाइट को बिल्कुल हरा देंगे। और जैसे ही ये बोलता है अचानक से एकदम आग का बवंडर आ जाता है और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से एकदम आग में जलने लगता है और फिर अपने मुंह से एकदम आग उगलने लगता है और सब सोल्जर लोग को एकदम जलाने लगता है और कुछ सोल्जर लोग भागने लगते हैं। तभी एक नाइट रहता है, बोलता है कि तुम लोग कायर कहीं के भाग क्यों रहे हो, सामना करो सबका। और कैसे तुम लोग अपने आप को एक ब्रेव नाइट बोले हो फिर। तभी वो जो मॉन्स्टर आता है वो पूरी तरह से एकदम सब जगह आग फेंकने लगता है और बहुत सारे सोल्जर लोग जल के वहीं पे मरने लगता है, कुछ कुछ भागने लगता है। तो तभी वो जो स्टेफन रहता है उसको भी आग आ जाता है, बोलता है कि डैम इट, मैं इतने आसानी से हार नहीं सकता हूँ। और फिर वो अपना तलवार उठा के सीधे जाके एकदम आग में कूद के मॉन्स्टर को मारने चल जाता है और बोलता है कि मैं इतने आसानी से नहीं हारूंगा। तो वो एक नाइट के सर पे अपना पैर रख के सीधे उछलता है और सीधे जाके उसको मारने लगता है। अपना एक अटैक करता है, शूटिंग स्ट्राइक। तभी मॉन्स्टर जो रहता है सीधे उसको एक पंच मारता है उसके मुंह पे, एकदम वो दूर फेंका जाता है तलवार वर्ड छोड़ के, एकदम हवा में रहता है। सब उसका सोल्जर लोग उसको देखता है, वो एकदम दलमुनिया खाते हुए फेंकाता है। तभी वो जो नन रहती है वो अपना एकदम पावर रिलीज करने लगती है, इंचैंटमेंट पढ़ने लगती है और एकदम बड़ा सा एकदम गद्दा लाके सीधे उसके मॉन्स्टर के सर पे मारती है। उसके वजह से एकदम मॉन्स्टर एकदम मुंह से खून आने लगता है, वो एकदम देखने लगता है घूर के वो नन को, एकदम वो नन भी एकदम डरने लगती है। और फिर वो मॉन्स्टर एकदम गुस्सा से नन की तरफ बढ़ने लगता है मारने के लिए। और जैसे ही अटैक करने के लिए जाता है, नन अपना आंख बंद कर लेती है और दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एकदम 20 टुकड़े से कट जाता है। और वो नन फिर आंख खोलती है, एकदम शॉक रहती है कि क्या हुआ। दिखाया जाता है कि एमसी एकदम उसके सामने आके खड़ा रहता है और एक पंच एमसी मारता है तो वो एकदम मॉन्स्टर वहीं पे एकदम ढेर हो जाता है, एकदम काला हो जाता है। और फिर मन में सोचता है कि वेट, क्या ये इतना आसानी से मर गया। और एकदम मुंह बनाने लगता है वो। और फिर मुंह बनाते हुए मन में सोचता है कि नो वे, मैं भी तो मर गया था टेल्सोन के वन पंच से। और फिर वो अपना नजर इधर उधर घुमाता है तो देखता है कि सब सोल्जर लोग मर के घायल रहता है, वेल भी वहीं पे गिरी रहती है और स्टेफन भी वहीं पे बेहोश रहता है। और एमसी फिर मन में सोचता है कि अब इन लोग सबको मुझे ही सेफ एरिया में ले जाना पड़ेगा। और तभी दिखाया जाता है कि वहां पे बहुत सारा मॉन्स्टर उतरने लगता है सीढ़ी से। और वो टॉड और वो नन एकदम देख कर एकदम शौक रहती है, बोलते हैं कि ये कौन है वो आदमी। और एमसी जो रहता है वो सारा मॉन्स्टर को अकेले ही सब एकदम धुआं धुआं कर देता है मार के। और फिर स्टेफन का आँख खुलता है तो देखता है कि सारा मॉन्स्टर एकदम ढेर रहता है मर के। और एमसी उसको बोलता है कि क्या तुम जग गए। और सारा मॉन्स्टर लोग का लाश एकदम इधर उधर फेंका रहता है। और स्टेफन बोलता है कि अभी क्या हुआ। और फिर वो उसका नाइट रहता है स्टेफन का, वो बोलता है सारा बात बताता है। और फिर वो स्टेफन एकदम चिल्ला के बोलता है क्या, वो जो आदमी है वो मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर स्टेफन एमसी के पास आके खांसता है, बोलता है कि मैं फेल हो गया तुम्हें पहचानने में, और तुम्हारा नाम क्या है। तभी एमसी बोलता है कि मेरा नाम। और जैसे ही रेफन हार्ट बताने जाता है वैसे ही बोलता है मन में कि अरे, वो टोड तो मेरा नाम जानता है ना। और फिर एमसी बोलता है कि मेरा नाम सिर्फ रेफन है। तभी स्टेफन के जो पीछे वाला नाइट रहता है वो बोलता है कि रेफन, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, ऐसा नाम। तभी स्टेफन बोलता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन से फैमिली से आते हो। तभी एमसी बोलता है कि फैमिली, ये सब मेरे पास नहीं है कुछ। और तभी स्टेफन मन में सोचता है क्या, ये ऐसे ही एक रेगुलर पर्सन है। मैं सोच रहा था कि ये एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और ये पूरा ट्रेवल कर रहा होगा दुनिया। ये सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है, कोई नोबल नहीं है। और फिर मन में सोचता है कि ऐसा डिजास्टर दिखाना। और फिर एमसी के कंधे पे जाके अपना हाथ रख के बोलता है कि तुमने लगभग वो काम पूरा कर दिया जो हमने लगभग पूरा कर दिया था, और तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम हमारे लिए बहुत अच्छे मददगार साबित हुए। तभी एमसी उसका हाथ एकदम झटके से झटक देता है और बोलता है एमसी कि तुम्हारा दिमाग इस स्थिति को ऐसे कैसे याद कर सकता है। अगर सच कहो तो ये तुम ही थे कि तुम ज्यादा मदद नहीं कर पाए किसी को। तभी वो स्टेफन एकदम चौंक जाता है, बोलता है क्या। और फिर वो गुस्सा में चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह का रिस्पेक्ट शो करना एल्टन फैमिली के सामने। तभी जो उसका नाइट रहता है बोलता है कि प्लीज काम डाउन मास्टर। और फिर वो आदमी बोलता है कि कोई नॉर्मल पर्सन कैसे किसी भी एलाइट मेंबर के बारे में जानेगा कि कैसे उसे रिस्पेक्ट शो किया जाता है। तभी फिर स्टेफन बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने। और फिर पूछता है कि तुम्हें किसने पाला। तभी एमसी फिर मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं बस यहाँ वहां से सीख लिया। और फिर उसका मास्टर जो रहता है वो पीछे बैकग्राउंड में दिखाता है कि बोलता है कि मैं एक नया ट्रेनिंग मेथड को क्रिएट किया हूँ। और फिर मन में सोचता है कि मास्टर गेरार्ड जो है उनका नाम जो है पूरा दुनिया जानता है, मैं कहीं भी उनका नाम को यूज नहीं कर सकता हूँ। और जो मैं मूवमेंट यूज कर रहा हूँ वो एक नया मूवमेंट था जो उन्होंने मुझे सिखाया था। तभी स्टेफन बोलता है कि लेकिन जो तुम इस तरह का स्किल दिखा रहे हो वो सिर्फ इधर उधर से कैसे सीख सकते हो तुम। तभी एमसी अपना कान खुलाते हुए बोलता है कि तुम मुझसे जो पूछताछ कर रहे हो उससे अच्छा है कि तुम अपने इंजरी पे ध्यान दो। तभी स्टेफन का जो नाइट रहता है वो बोलता है कि इसका बात करने से व्यवहार से लग रहा है कि ये बिल्कुल नेचुरली है।
और फिर एमसी जो है और सब सोल्जर की तरफ हाथ दिखा के बोलता है कि वो सब आदमी लोग को हेल्प का जरूरत नहीं है। और वो नाइट जो रहता है स्टेफन का, वो मन में सोचता है कि वो जिस तरह से बात कर रहा है, क्या इसे रियलाइज नहीं है कि वो कितना रूड होकर बात कर रहा है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये जरूर किसी और देश का होगा। और इस तरह की बातचीत से ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ति अपने छोटे समक्ष से अपमानजनक बात कर रहा है। ये किस तरह का पर्सन है। वो एमसी को देखकर ये सब सोचता रहता है। तभी वो नन जो है एमसी के पीछे आ जाती है, बोलते है कि हे एक्सक्यूज मी, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम रिफिन है ना? तुम कितने लंबे हो? तभी एमसी बोलता है कि मुझे लगता है मैं 192 सेंटीमीटर का हूँ। तभी वो नन एकदम आंख उसका चमकने लगता है, एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा वेट कितना है? तभी एमसी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा वेट कितना है लगभग। तभी वो नन बोलते हैं कि तुम किस तरह का ट्रेनिंग अपने बॉडी के लिए करते हो? तभी एमसी बोलता है कि बस मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, बहुत ज्यादा खटता हूँ। और एमसी मन में सोचता है कि ये इतना फ्रेंडली क्यों एक्ट कर रही है। और फिर हम लोग को उस नन का नाम दिखाया जाता है जो कि रहता है सिलेनफिल मैरिस। और वो बोलती है एमसी के कि मुझे पता है कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो है इतना जल्दी किसी को अपना ट्रेनिंग मेथड को रिवील नहीं करेगा। और फिर वो नन बताती है कि वह जिसने भी अपने माता पिता को जल्दी खो दिया है, अनाथालय में पला बड़ा है, वह कमजोर और सुंदर दिखने के कारण अक्सर चिढ़ाया जाता है। और शायद इसी कारण से वो उस चीज के लिए तरसने लगा जो चीज उसके पास नहीं है, एक स्वस्थ शरीर और एक गहरी ऊंची आवाज। ये संबंध में वो नन सोचते रहती है। और एक समय तो उन्हें एक भिक्षु बनने का भी सपना देखा जो अपने शरीर के माध्यम से भक्ति सिद्ध करता है। और फिर वो एकदम मायूस हो जाती है, घूर कर देखने लगती है और बोलती है कि लेकिन वो वास्तविक में उसकी उम्मीदें से बहुत दूर थी। उसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और वह यौन कभी नहीं आया। और किसी कारण से उसके बाल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। इतना कमजोर शरीर होने के बावजूद उन्होंने इस पर काबू पाने की उम्मीद के साथ वजन प्रशिक्षित करने की कोशिश की, लेकिन इसका एकमात्र परिणाम हुआ कि परीक्षण करने के दौरान लगी चोटों के उपचार के कारण उनकी दिव्य शक्ति में वृद्धि हुई। ये सब मन में सोचते रहती है और बताते ही हम लोग को। तभी एमसी जो है अपना बॉडी को ढकने लगता है और मन में बोलता है क्या ये हमेशा मस्कुरर लोग को इसी तरह से घूर के देखती है। और वो नन एकदम घूरते रहती है, एकदम चमकता रहता है, उसका आंख बोलता है कि ओह वो कितना ज्यादा सुंदर है। तभी एमसी अपने जो बॉडी ढकता है तो वो नन सोचती है अरे इसका एक्सप्रेशन के साथ क्या हुआ। और फिर एमसी अपना शरीर ढक के जाने लगता है। तभी वो नन भी उसके पीछे आने लगते हैं, बोलते कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ एग्जिट तक। तभी एमसी बोलता है कि लेकिन क्या होगा अगर तुम उन लोग के साथ नहीं रहोगी, उन लोग इंजर्ड हो जाएगा तो? तभी वो नन एकदम मायूस हो जाती है। तभी वो स्टेफन बोलता है कि देन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और बोलता है वो एल्फ को कि लेटिसा तुम यहीं रहो और सबकी मदद करो। तो वो एल्फ बोलती है कि ठीक है मास्टर। तभी वह स्टेफन एमसी के साथ चलने लगता है, बोलता है कि अब तो ठीक है ना? तभी एमसी बोलता है कि हाँ कुछ भी करो तुम। फिर उन लोग दोनों चलने लगता है। और वो चलते चलते स्टेफन मन में सोचता है भले ही यह महज एक संयोग है, मैं उन लोग की सराहना करने से दुख को नहीं रोक सकता है क्योंकि मुझे इस जैसे देहाती व्यक्ति से मदद मिला। उसे एक शूरवीर की सुरक्षा सहायता करने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। और केवल यह सोचा जाए कि वह जो चाहता है उसे करने के लिए वह आगे आ रहा है, इस बात का प्रमाण है कि वह शूरवीर नीचे निगाहों से देख रहा है। और फिर उसको मन में घूरते हुए बोलता है कि घमंडी कमीने, जब राक्षस प्रकट होंगे तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे उन लोग का सामना करोगे। और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा अपना फाइटिंग स्किल दिखाकर। और मन में सोचता है कि एमसी उसका एकदम पैर पकड़ लेगा। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से डीमन यहाँ आ जाए। और जैसे ही ये सब सोचता है तभी उसके मुंह से झाग निकलने लगता दिखाया जाता है कि एमसी उसको एक हाथ में सुला देता है, बेहोश कर देता है। वो बोलता है कि यहीं पे रेस्ट करो। और पीछे से मॉन्स्टर आने लगता है बहुत सारा। और फिर एमसी झट से पीछे मुड़ता है, उसका अटैक को डॉज करता है, सबको एक पंच में एकदम ढेर कर देता है। और फिर आगे बढ़ने लगता है, बोलता है कि अब इस रास्ता को संभाल लिया गया है, अब चलो ट्रेजर की तरफ बढ़ा जाए। और फिर वो एकदम सीटी बजाते जाने लगता है। और जैसे ही वो फिर ट्रेजर रूम में आता है तो झट से सब चीज को देखने लगता है, बोलता है कि बहुत अच्छा, 50 गोल्ड कॉइन सिल्वर एज का मिल गया मुझे और वो यहीं कहीं होना चाहिए। तो उसको फिर एक लिमिटलेस बैग दिखाया जाता है और बताया जाता है कि वो जो लिमिटलेस बैग है वो एक मैजिक आइटम है जिसमें बहुत सारा चीज स्टोर करके रखा जा सकता है। और फिर एनसी को एक लॉकेट मिलता है, बोलता है कि ये और भी ज्यादा अच्छा है। और ये जो है एक हेवनली बेजेरियर रिटर्निंग डैगर मैजिशियल स्पेयर है। तो फिर एकदम डेविल सा से हंसता रहता है, बोलता है कि वाह यहाँ तो एकदम टन्स ऑफ एक्सपेंसिव आइटम है यहाँ। तभी वह स्टेफन भी होश में आ जाता है, बोलता है कि अरे अभी क्या हुआ। और तभी एमसी उसके सामने रहता है, बोलता है कि तुम जग गए, ये मॉन्स्टर तुम्हें पीछे से मारकर बेहोश कर दिए थे।
और दिखाया जाता है कि वो जो बैग रहता है वो एमसी टांगे रखता है और सारा सामान अपने बैग में रख लिया होगा और बोलता है कि तुम सिर्फ एक ही हिट में नॉक हो गए। और तभी स्टेफन एकदम गुस्सा से मन में बोलता है कि डैम इट, आज मेरा दिन ही खराब चल रहा है। और बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें मुझे बचाने के लिए। तभी एमसी एकदम डेविल से हंसते हुए बोलता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। और दिखाया जाता है कि एमसी उसको फिर से मार के बेहोश कर देता है और फिर टाइटन वालों को बताता है कि जब जो एमसी है, जब वो सारा चीज को उठा रहा था तो उसको 3 बार बेहोश किया था वैसा मार मार के। और एमसी हंसते हुए मन में सोचता है कि मैं गलती से भी उसे गलत जगह पे नहीं मारूंगा। और फिर एमसी बोलता है कि खैर अगर मैं ऐसा ही उसके साथ करूँ तो वो एक अच्छा जीवन जिएगा, इसके लिए यह ठीक होना चाहिए। तभी स्टेफन दोबारा होश में आता है और बोलता है कि अजीब बात है, मैं सतर्क तो हूँ लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? मुझे अचानक से क्या हो जा रहा है? क्या मुझे कुछ खाना चाहिए? मेरा शरीर बार बार बेहोश हो जा रहा है। और फिर एमसी सोचता है कि अब मेरा बैग जो है पूरी तरह से भर भी चुका है। भाई उसका बैग में ना 20 गुना ही सामान रखता है उसका स्पेस के। और एमसी फिर उसको बोलता है कि लगता है कि हम लोग आधा से ज्यादा रास्ता कवर कर लिए, चलो हम लोग बैग चलते हैं। तभी स्टेफन बोलता है कि हाँ श्योर। फिर उन लोग सब कोई जाने लगता है। तभी वो नन बोलती है कि ग्रिफिन, क्या तुम कोई रॉयल हो? तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं एक रेगुलर सिटीजन हूँ। तभी वो नन बोलते हैं कि लेकिन तुम एक आम आदमी नहीं हो सकते, तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो। तभी एमसी बोलता है क्या आम आदमी इतना ज्यादा स्किलफुल नहीं हो सकता है? तभी वो नन बोलते हैं कि नहीं, जिस तरह से तुम बात करते हो लोगों से ये एक नेचुरल तरीका नहीं है। तभी एमसी बोलता है कि और फिर वो नन बोलते हैं कि मैं समझती हूँ कि तुम जो मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और जिस तरह से तुम स्टेफन से बात करते हो उसी तरह से तुम्हें सबसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो सर एडवर्ड है उनका एज लगभग 40 साल का है और तुम्हारा एज लगभग 20 ही है। तभी एमसी मन में सोचता है कि हाँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। और फिर एमसी बोलता है उसको कि हाँ वैसे भी मैं जो हूँ नया लोगों से कभी नहीं मिलता हूँ, इसलिए मुझे किस तरह से बात करना चाहिए वो मुझे नहीं आता है। और तभी उन लोग जाते जाते एक मेन गेट के सामने आ जाता है और जैसे ही वो मेन गेट खुलता है तभी एकदम सब कुछ सॉल्व हो जाता है। दिखाया जाता है कि एकदम बड़ा सा मॉन्स्टर एक ग्रिल बिस्ट रहता है जो एकदम दहाड़ते रहता है और वही उसी के पास डिमोनिक स्वॉर्ड रहता है। और एमसी मन में सोचता है कि अरे ये यहाँ कैसे आया? मुझे जहां तक याद है इस तरह का कोई भी चीज तो नहीं था। तभी वो जो स्टेफन रहता है वो भी अपना तलवार निकाल लेता है, बोलता है कि यही है वो डीमन गार्ड इस प्लेस का। और एमसी मन में सोचता है कि मैं देख रहा हूँ क्या इसका अभी तक ध्यान नहीं रखा गया है। और फिर एमसी बोलता है कि चलो हम लोग वापस चलते हैं, इस फोर्स से उसका ध्यान रखना ठीक नहीं होगा। तभी स्टेफन का दूसरा जो नाइट रहता है बोलता है कि यंग लॉर्ड, देखिए उसके हाथ में जो तलवार है वो डिमोनिक स्वॉर्ड है। तभी स्टेफन बोलता है कि हाँ। तभी उसका जो पहला नाइट रहता है वो बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आप सच में प्लान बनाए हैं इसके साथ लड़िएगा? तभी वो स्टेफन बोलता है कि हाँ, पक्का। तभी उसका नाइट बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, हम लोग को पीछे जाना चाहिए और अच्छा तरीका से प्रिपेयर करके आना चाहिए दोबारा। तभी बोलता है स्टेफन कि तुम क्या कह रहे हो? वो तलवार को देखने के बाद मैं वैसे ही चला जाऊं खाली हाथ? मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं जाऊंगा, मैं वो तलवार लेकर ही जाऊंगा। उसके वजह से मुझे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। अगर वो तलवार ग्रीन रीपर के हाथ में भी होता तब भी मैं उसे ले लेता। और तभी चिल्ला के बोलता है कि सारे कोई अपना तलवार उठाओ। तभी एमसी उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि ये कितना बड़ा मूर्ख है,